अगर किसी को सोलर कंसल्टेंट बनना है या सोलर कंसल्टेंट क्या करता है, तो फर्स्ट चीज जो सोलर कंसल्टेंट है, ही कैन बिकम अ बिड मैनेजर एंड ही कैन प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज टू द कंपनी, फर्स्ट स्टेज. सेकेंड, what he can do is, in case it's a very very large company, so for a small company utility scale में कोई 10 मेगावाट का एक ही प्लांट लगा रहा है या छोटे, there is no future horizon, तो वो इट इज बेटर कि आप एक बिड कंसल्टेंट को हायर कर लीजिए और उसको दे दीजिए काम कि भाई हमारा जो बिड मैनेजमेंट एडवाइजरी सर्विसेज आप करिए. सेकेंडली, इफ देयर इज अ वेरी वेरी लार्ज कंपनी, इन दैट केस इट इज एडवाइजेबल टू क्रिएट अ बिड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. So then solar consultant will play a different role. He will, number one, he will do capacity building for you, hiring of appropriate manpower, integrity जिनके पास हो, and secondly, he will give training to that manpower, and thirdly, he will do hand holding for 2-3 years so that that manpower becomes competent as a department to take forward the company for next 20, 30, 40 years. तो second work हो जाता है creation and capacity building of bid management department. थर्ड जो इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है feasibility analysis. So if a entity, if a person has a maybe land bank or he has a capital, additional capital, and he wants to understand whether whatever land bank I am having or capital I am having can be utilized for the solar project. So it is important that you do feasibility analysis. So a solar consultant will become will provide you feasibility report. But then सीधे आप DPR में जाओगे तो it is costly affair. इट इज बेटर दैट यू आप स्टॉप लॉस करें अपना और पहले प्री फिजिबिलिटी करा लें. सो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, जो भी इंफॉर्मेशन है आपके लैंड बैंक या कैपिटल की, वो प्रोवाइड कर दें एक सोलर कंसल्टेंट को. सोलर कंसल्टेंट मतलब एक 50,000 रुपीज में आपको अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है, विल गिव यू अ प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट कि वेदर यू शुड मूव फॉरवर्ड और नॉट. सेकेंड स्टेज में आपको लगे या प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट पॉजिटिव आए, देन यू गो फॉर फिजिबिलिटी रिपोर्ट. तो फीजिबिलिटी रिपोर्ट में क्योंकि साइट सर्वे होती है, साइट विजिट भी होती है, जॉइंट साइट इंस्पेक्शन भी होगा आपके साथ, एंड लॉट ऑफ थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड, सॉइल सर्वे की भी जरूरत पड़ सकती है, फिर व्हाट आर द नेचुरल कंडीशंस इन दैट प्लेस वो भी देख पाएंगे, फिर वो सब स्टेशन पास में है कि नहीं है, और उस स्टेट गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, वो फीजिबिलिटी रिपोर्ट में आ जाए. तो वो फ्री फीजिबिलिटी रिपोर्ट अराउंड 5 लाख के आसपास आपको मिल जाएगी पर प्रोजेक्ट. इससे क्या होगा कि प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनने के बाद जब आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि माय सोलर प्रोजेक्ट इज वाइबल, देन थर्ड स्टेज में यू कैन आस्क द सोलर कंसल्टेंट कि भाई आप एक काम करिए, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, डीपीआर जिसको बोलते हैं. डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जैसे जैन साहब ने बताया कि ये 15-20 चीजें हैं वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आती हैं. सो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप क्लियर हो जाएंगे कि भाई आपको सोलर प्लांट अगर लगेगा तो कैसा लगेगा. लेकिन इसमें एक चीज याद रखने वाली बात है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बैंकेबल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए आपको कि नॉर्मल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए. अगर आपके पास पहले से फंडिंग है, आपको उसको नहीं किसी को देना है, तो ठीक है, आप नॉर्मल डीपीआर बनवा सकते हैं. लेकिन अगर आपको बैंकेबल डिटेल डीपीआर चाहिए तो उसमें थोड़ा सा एडिशनल खर्चा आएगा. अगर डीपीआर में 10 लाख लग रहे हैं तो बैंकेबल डीपीआर में आपको 15 लाख के अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट में आप डिटेल्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं. बैंकेबल डीपीआर का बेनिफिट जो मुझे लगता है वो ये होता है कि आप बैंक्स के पास जा करके 70% लोन भी ले सकते हैं, एंड इफ बैंक हैज एनी क्वेश्चंस, then the solar consultant will also answer those questions and help you getting making that project bankable. लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का थोड़ा इशू अलग है. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में प्रॉब्लम ये है क्योंकि दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दे आर स्टेट, they have to, whatever projects they do, इसमें they have to be open, they have to be transparent, and they have to give opportunity to everyone to participate. करेक्ट. तो इसलिए वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स रिलीज करते हैं, जैसे आरएफपी, आरएफक्यू, आरएफएस. और जैसे जैन साहब हैं तो जो जैसे सोलर आपके स्मार्ट सिटीज हो गए या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स हो गए और भी कोई डिपार्टमेंट, कोई, बिकॉज आजकल तो हर डिपार्टमेंट अपना सोलराइजेशन कर रहा है. हर पीएसयू को करना है सर, अभी तो हर पीएसयू को करना है सोलराइजेशन. और अब तो थर्मल पावर प्लांट्स को सोलराइजेशन करना है. 40% आरजीओ आ रहा है. उस केस में आरएफपी, आरएफक्यू और आरएफएस की में कोई गलती ना हो जाए. इट शुड बी परफेक्ट, फुल प्रूफ लीगली. मतलब द प्रोजेक्ट शुड बी बैंकेबल, इट शुड बी ट्रांजैक्शन रेडी, इट शुड बी रिस्क फ्री फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. तो उसके लिए भी आप जो कंसल्टेंट है, सोलर कंसल्टेंट, वो आपको ये सब मैनेज करने में हेल्प करेगा, रिलीज करने में हेल्प करेगा. सो दिस इज द
नेक्स्ट थिंग विच अ सोलर कंसल्टेंट कैन डू। अब जो आप जो फिफ्थ थिंग विच सोलर कंसल्टेंट कैन प्रोवाइड सर्विस इज विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्टी ऑडिट। सो अगर RFQ और RFP से रिलेटेड अगर कोई प्रोजेक्ट बन गया है एंड उसमें टेस्टिंग चल रही है, चार्जिंग चल रही है, COD, तो COD और टेस्टिंग के बीच में इट इज इंपॉर्टेंट दैट थर्ड पार्टी ऑडिट हो जाए टू सेव गार्ड द गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट। सो दैट इट शुड बी क्लियर टू द गवर्नमेंट कंपनी कि जो भी हमने पैरामीटर्स, टेक्निकल पैरामीटर्स या कमर्शियल पैरामीटर्स RFQ में दिए थे या DPR रिपोर्ट में कुछ भी लिखा है, दैट हैज बीन कंप्लाइड बाय सोलर डेवलपर। या करेक्ट। सो ये भी काम जो है ये सोलर कंसल्टेंट कर सकता है। सो अब जैन साहब ये बताओ कि ये जो अपन ने, एक तो हमने ले लिया बिड मैनेजर, दूसरा ले लिया बिड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट क्रिएट करना, थर्ड हमने ले लिया फीजिबिलिटी एनालिसिस, प्री फीजिबिलिटी, फीजिबिलिटी ले लिया, फोर्थ हमने ले लिया DPR बनाना, फिफ्थ हमने ले लिया कि RFQ में हेल्प करना गवर्नमेंट की, और सिक्स्थ हमने ले लिया थर्ड पार्टी ऑडिट। सो YK जैन जी हैज 3 decades ऑफ एक्सपीरियंस। सो आज की तारीख में ये बोला जाता है कि अगर 10 साल का किसी को एक्सपीरियंस है तो 1 जनरेशन का एक्सपीरियंस है। तो जो हमारे जैन साहब हैं इनको 3 जनरेशन का एक्सपीरियंस है। जब सोलर इंडस्ट्री जीरो से इंडिया में शुरू हुई थी तब से वो सोलर सेक्टर में है और अब उनको 30 साल हो गए हैं। सो आज हम मिलेंगे श्री YK जैन जी से। वेलकम। थैंक यू। You are an energy consultant and you have given energy consultancy to various companies. So by maybe being an officer of that energy company, CEO of that energy company, or in some other senior position, or outside that company, what is the work and the role of energy consultant? If I want to become energy consultant, what activities I can do or what support I can provide to the solar industry? सी एनर्जी कंसल्टिंग अगर आप समझना चाहते हैं तो ये एडवाइजरी सर्विस स्टार्ट होती है कि किसी को अगर नया सेटअप बिल्ड करना है पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, तो कैसे मैं बिल्ड करूं, कौन सी टेक्नोलॉजी करूं, कौन से मार्केट में जाऊं, बिड मैनेजमेंट कैसे करूं, टेंडरिंग कैसे करूं, कॉस्टिंग कैसे करूं, अपनी टीम कैसे बिल्ड करूं, उसके लिए डिजाइनिंग कैसे करूं, प्रोजेक्ट लाने के बाद में उसको एग्जीक्यूट कैसे करूं। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करूं, उसके बाद मैं हैंड ओवर कैसे करूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करूं, बैंक अगर लोन लेना है तो कैसे लूं। तो ये सारी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती हैं जो आप एक एनर्जी कंसल्टेंट के रूप में किसी क्लाइंट को प्रोवाइड करते हो। और दीज आर द काइंड ऑफ स्किल यू नीड टू कीप एडिंग ऑन योर पर्सनालिटी। आप धीरे 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 करके एक एक करके आप ऐड कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट। सो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये टॉप 5 थिंग्स आर डन बाय एनर्जी कंसल्टेंट? तो मोस्टली अगर आप पहली चीज देखोगे, सबसे पहले बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज। किसी भी बिजनेस को करने के लिए उसका एक बिजनेस प्लान है, बिजनेस मॉडल है, वो बनाना, उसको कैसे करना, वो एक पूरा डिटेलिंग आपके बिजनेस प्लान हो जाता है। सेकेंड, उस प्लान के हिसाब से आप उसको एक्शन प्लान देते हो कि आपको अब बिडिंग करनी है तो कैसे करोगे, आप टेंडरिंग करनी है तो कैसे करोगे, बिड मैनेजमेंट कैसे करोगे, उसके बाद में आप टीम को कैसे बिल्ड करोगे, उसके बाद में आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करोगे, परचेजेस कैसे करोगे, आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन आप कैसे मैनेज करोगे, आपको अगर डेप्ट रेज करना है तो वो कैसे करोगे। तो ये कुछ टॉप 5-6 एक्टिविटीज हैं जो आप किसी उसमें देखोगे बिजनेस में। Okay, wonderful, very nice. So, sir, because what I understand कि bid management services and advisory services में you have a big expertise. So, bid management services में कौन-कौन से components हैं? And अगर मैं bid management service किसी को देना चाहता हूँ, so how can I move forward? टिपिकली बिड मैनेजमेंट लोग क्या समझते हैं कि एक किसी लड़के को दो जो एक जैम पोर्टल में जाके टेंडर भर देगा या किसी को भर देगा। तो नॉर्मली दिस इज द मोस्ट इग्नोरेंट डिपार्टमेंट इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन। एक छोटा सा कोई ऑर्डिनरी कर्मचारी होगा आपका जिसको कंप्यूटर आता होगा, उसको आप दे दो कि ये टेंडर भर दो आप, और उसके पीछे कोई आपकी एक टीम होगी जो पार्शियली एंगेज होती होगी कि अच्छा ये आया तो मैं करके दे देता हूँ। तो वो उसमें क्या होता है कि आप फोकस जो आना चाहिए बिजनेस में, क्योंकि ये बिड मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपने एक अच्छा काम किया तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, राइट टाइम पे राइट बिजनेस आप एक्वायर करते हो। और आपने अगर एक मिस्टेक कर दी तो इट कैन रूइन योर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। आपने मान लीजिए आप टैरिफ की बिडिंग कर रहे हो सोलर में और आपने एक पैसा कम कर दिया, एक पैसा 25 साल तक आपकी रेवेन्यू लॉस है, या आपने किसी चीज की कॉस्ट को इग्नोर कर दिया, या आपने किसी चीज की कॉस्ट को पकड़ा नहीं, या आपने रिस्क की प्लानिंग नहीं पढ़ा, कोई प्रोविजन नहीं पकड़ा, टेंडर में कुछ लिखा था आपने उसके स्कोप को इंटरप्रेट नहीं कर पाया,
तो इसके लिए जिन भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी डेडिकेटेड टीम रखी है, क्वालिफाइड लोगों की, एक्सपीरियंस लोगों की, ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म। और मैं आपको अपने पर्सनल एग्जांपल्स भी बता सकता हूँ कि कैसे, क्या हमने किया उसमें। सो लाइक जो बिड मैनेजमेंट सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं उसमें कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं? जी आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर 1 रुपए या 1 पैसे का भी डिफरेंस है तो 25 साल की जो लाइफ साइकिल होती है सोलर प्रोजेक्ट की स्पेशली, उसमें मिलियंस ऑफ रुपीस का डिफरेंस आ जाता है। सो इस स्टेज में, बिड मैनेजमेंट स्टेज में, इफ यू वांट टू मेक योर प्रोजेक्ट बैंकेबल, यू वांट टू मेक योर प्रोजेक्ट ट्रांजैक्शन रेडी एंड रिस्क फ्री, बिड मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट में सुपर एक्सपर्ट्स should handle that bid management project. That is my understanding. So, what is the? Can you tell us what is the financial impact of incorrect bid management? मैं आपको, हाँ, तो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। आपका जो बिड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, अगर इसको मार्केट की समझ नहीं, इसको कंपटीशन की समझ नहीं है, तो टाइमिंग की समझ नहीं होगी, ये तय नहीं कर पाएगा मेरा बिजनेस कब क्लोज होगा, मेरे हाथ में कब आएगा। आप प्रोजेक्शन प्लान नहीं कर सकते, आप टीम कैसे प्लान करोगे? मान लीजिए मैं कोई एक 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे यही नहीं मालूम है कि ये कंपनी जिसके साथ मैं बिडिंग कर रहा हूँ वो इसको क्लोज कब करेगी, उस मेरा कंपटीशन वहां पे क्या है। तो मैं हो सकता है कि अपने मैनेजमेंट को बोलूंगा सर इस महीने ऑर्डर आ जाएगा, इस महीने ऑर्डर आएगा, 6 महीने तक ऑर्डर ना आए, तो क्या 6 महीने तक कंपनी आइडल रहेगी? Right. सो अगर नहीं है तो बैकअप में क्या प्लान करो, दूसरे जगह से कहां बिजनेस ला सकते हैं। So there are a lot of intelligence required. So first thing is the market intelligence, business intelligence. Second, the cost की understanding कि कौन सी कंपनी किस कॉस्ट में काम कर सकती है और मार्केट में प्राइस क्या मिल सकती है। सो कॉस्ट इज वन, प्राइस इज सेकंड। आप कॉस्ट और प्राइस के बीच में जो डिफरेंस वैल्यू क्रिएट करते हो, दैट इज योर ग्रॉस मार्जिन, एंड वो ग्रॉस मार्जिन से आपकी कंपनी की वेल्थ बनती है। तो कई बार आपको हो सकता है कि आप किसी चीज के लिए 100 रुपए चार्ज करते थे, आप 70 रुपए में घबरा के उसको ऑर्डर लेके आ गए, 30 रुपए आपने छोड़ दिया कॉम्पिटिशन में। सो इफ यू अंडरस्टैंड द मार्केट वेरी वेल, आप उस प्राइस को कमांड कर सकते हो मार्केट में, राइट प्राइस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, आपकी वैल्यू के हिसाब से। एक तो ये हो गया, आपका कॉस्टिंग हो गया, एस्टिमेशन हो गया। उसके बाद में रिस्क, क्योंकि कोई भी जब टेंडर करते हो तो उस समय कुछ भी आपका लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, जो आपके डॉक्यूमेंट है उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो फ्यूचर में प्लान है। आपका एवरीथिंग इज इन फ्यूचर कि ये 2 साल बाद ये होगा, 5 साल बाद ये होगा, 10 साल में होगा। सो यू नीड टू एनालाइज, आपको उसका आकलन करना है हर चीज का। इफ समथिंग कैन गो रॉन्ग, क्या क्या हो सकता है, तो मैं कैसे बचूंगा। तो रिस्क मैनेजमेंट इज थिंकिंग कि ये चीजें हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। माइक्रो मैनेजमेंट ये हो सकता है, अगर यहाँ गवर्नमेंट बदल गई तो क्या होगा, यहाँ ऑफिसर्स बदल गए तो क्या होगा, यहाँ लैंड का अगर मेरे को एक्विजिशन नहीं मिला तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा राइट ऑफ वे नहीं मिला तो क्या होगा। तो उसके लिए मैं अपनी कंपनी को कैसे प्रिपेयर करूं सो दैट मैं लॉसेस को कम कर सकूं, मैं मिटिगेट कर सकूं रिस्क को आने वाली तरीके से। तो ये सारी प्लानिंग है, ये कॉस्टिंग में आती है, आपकी बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट प्लान में आती है। और उसके हिसाब से आप फिर एक रेट तैयार करते हो कि ये मेरी बिलिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केट ये डिमांड करता है रेट, हम ये डिमांड कर सकते हैं, और दिस इज व्हाट द मैनेजमेंट शुड थिंक। और फिर मैनेजमेंट को आप कन्विंस करते हो कि सर इस प्राइस पे या इस रेट पे आप इस ऑर्डर को इस टर्म्स के साथ लो। सो ओवरऑल द बिड मैनेजमेंट कैन गिव यू ऑल दिस। सर आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। उसका रीजन ये नहीं है कि आपकी टेक्निकल और टेक्नोलॉजी में आपकी बहुत एक्सपर्टाइज है। मुझे आप दूसरे रीजन से बहुत अच्छे लगते हो क्योंकि आप बहुत सिंपल वे में जो भी नया इन्वेस्टर है या नया लैंड ओनर है या कोई नया एंटरप्रेन्योर है जो सोलर सेक्टर में एंटर करना चाहता है, उसको उसकी लैंग्वेज में समझाते हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे लिए बहुत, इसीलिए आप मेरे को बहुत पसंद हो। और मुझे लगता है कि कम से कम 10 साल हो गए वी आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर फॉर इन वेरियस फोरम्स। सर ऐसा है कि अगर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर है या इंडिविजुअल लैंड ओनर है जो सोलर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या कोई एक एंटरप्रेन्योर है नया एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहता है, तो बिड मैनेजमेंट के लिए मे बी एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट आपको हायर कर लेगा या किसी और को XYZ को हायर कर लेगा एंड वो बिड मैनेजमेंट प्रोसेस अपना कर लेगा इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, प्रोटेक्टिंग द रेवेन्यूज फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। लेकिन इफ आई एम अ लार्ज कंपनी, सो मे बी maybe if I am a large company की 10,000 megawatts का मेरा पोर्टफोलियो, तो इट विल बी बेटर कि मैं इन हाउस कैपेसिटी डेवलप कर लूं और एक डिपार्टमेंट ही बना लूं, बिड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। सो इफ अ CEO और CXO और अ फाउंडर ऑफ द कंपनी
wants to create a bid management department. सो उस बिड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से आप सोचते हो कि ये स्टेप्स लेने चाहिए, या किस तरह से डिपार्टमेंट बनाया जा सकता है? आप मेरे को अगर एक एग्जांपल के साथ में अलाउ करो तो मैं पहले एग्जांपल के साथ स्टार्ट करूंगा। मैं करीब 2009 में आपको ले जाऊंगा, जब मैंने ये एक कंपनी के लिए मैंने बिड मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। और वो कंपनी, जैसे आप बताया, बड़ी कंपनी थी, लार्ज कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी। और उसके जो लीडर थे, जो वो यूरोपियन थे, तो उनने बोला कि मुझे अपना एक डेडिकेटेड बिड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाना, जब इंडियन ऑपरेशन ने स्ट्रेंथन करने का सोचा, और आई वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी। तो हमने जब काम शुरू किया, तो वो जो प्रोजेक्ट बिजनेस था या सॉल्यूशन बिजनेस था, वो करीब 2-3 साल पहले शुरू हुआ था। उसमें करीब 50 लोग होंगे, और वो टोटल टर्नओवर का 5% 6% वॉल्यूम उस समय में देता था। जब 2 साल 2.5 साल बाद मैंने उस रोल से एग्जिट किया, तो वी वेयर कंट्रीब्यूटिंग टू अराउंड 22% ऑफ द शेयर ऑफ द टोटल कंपनी टर्नओवर। और हमारा बिजनेस जो था, वो एक दो बिजनेस वर्टिकल से करीब 12 बिजनेस वर्टिकल में एग्जिस्ट करता था। वी एक्वायर्ड मोर देन 5,000 एमआईएन वर्थ ऑफ बिजनेस इन दैट। और वर्टिकल्स जो थे सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्स थे। मतलब सोलर का हमने नया बिजनेस वर्टिकल खड़ा किया, स्मार्ट ग्रिड नया वर्टिकल खड़ा किया, मेरीन का हमने वर्टिकल खड़ा किया, हमने स्कॉर्पियन सबमरीन के अंदर में इलेक्ट्रिकल का काम किया, न्यूक्लियर का वर्टिकल खड़ा किया, डेटा सेंटर का न्यू वर्टिकल खड़ा किया। तो आप अगर देखो, उस समय के जितने ग्रोइंग और प्रॉमिसिंग बिजनेसेस थे, उसको हमने समझ के वहां पे 12 बिजनेस वर्टिकल ऐसे खड़े किए, हर एक में साइजेबल बिजनेस क्रिएट किया। और जब मैंने एग्जिट किया, तो रोल इतना बिग और इतना कॉम्प्लेक्स हो गया था कि इट हैज ब्रोकन इनटू 5, और उस 5 लीडर्स के बीच में उसको डिवाइड किया मेरे सक्सेशन के बाद में। तो किसी कंपनी का अगर बिड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट स्ट्रांग हो, सो यू कैन सी द ट्रांसफॉर्म। ये कंपनी का बिजनेस जो सोलर प्रोजेक्ट या बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स का था, वो 5% कंट्रीब्यूट करता था टोटल टर्नओवर में, उसको आपने एक 20-22% पे ले जाए 2 साल के अंदर। सो और ओवरऑल कंपनी का टर्नओवर अगर 15-20% ऐड करते हो, इट्स अ साइजेबल जॉब। तो Yes. ये एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने का ये होता है। अब हमने ये सब किया कैसे, तो मैं थोड़ा सा और स्टोरी नरेट करूंगा सो दैट लोग समझ सकें। मैं उसके पहले 15-16 साल तक फ्रंट एंड सेल्स की तरफ में काम करता था। यानी मैंने नए प्रोडक्ट को बेचा, नए टेक्नोलॉजी को बेचा, नए मार्केट में जाके नई उसमें ब्रांच को स्टैब्लिश किया, नए रीजन को स्टैब्लिश किया। बट मैं हमेशा फ्रंट एंड पे, तो मुझे कस्टमर के साथ में इंटरेक्ट करने का, मार्केट्स में जाने का, मार्केट को स्टैब्लिश करने का, इसका मेरे को एक तजुर्बा था। पर जो डिसीजंस होते थे, वो मैं वो मिलते थे। यानी बिजनेस साइड वाले जो लोग थे, वो डिसाइड करते कि इस प्राइस पे लेना है, किसको बेचना है, कितने प्राइस में, ऑल दैट डिसीजन बिजनेस जो पीएनएल वो संभालते थे। अब यहाँ पे रोल रिवर्सल था। मैं बिजनेस साइड में आ रहा हूं, मुझे वो डिसीजन लेके देने हैं कंपनी को, और मेरी सीएस टीम को बोलना है कि क्या करना। और मेरी जो टीम थी काफी यंग थी उस समय में। मतलब अगर टीम बोले तो कोई 2 साल 3 साल है, कोई 5 साल है, ऐसे छोटे 5-6 लोगों की हमारी टीम। हमें सबसे बड़ा एक जज्बा था कि हमने एक टीम में कॉन्फिडेंस पैदा किया कि हम कर सकते हैं। और हमने सबसे पहली चीज स्टैब्लिश करनी शुरू की कि मार्केट में ग्रोइंग टेक्नोलॉजी क्या, 10 साल का होरिजन देंगे। तो उस समय हमने देखा कि सोलर इज समथिंग विच इज गोइंग टू इमर्ज, स्मार्ट ग्रिड इज गोइंग टू इमर्ज, न्यूक्लियर इज गोइंग टू इमर्ज। तो ये हमने बोला, अगर ये सब चीजें इमर्ज करें, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, मेरी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, मेरे पास आज क्या है, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए। तो एक गैप हमको पता चल गया कि ये चीजें चाहिए। हमने मैनेजमेंट के साथ बात किया, एक बिजनेस प्लान दिया 5 साल का कि सर, ये चीज में ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, हमको ये चाहिए, और हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। फॉर्चुनेटली जो हमारा बिजनेस प्लान था, दे लाइक, और हमको उसमें हमारे को अप्रूवल मिला कि आप ठीक है, इस पे काम करो। तो हमने जब उस पर काम करना शुरू किया, तो हमने सॉल्यूशंस बनाए। सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको वेंडर से बात करना पड़ता है, इंटरनल टीम के साथ बात करना, तो आपको कॉम्पिटेंसी एक्वायर करना पड़ता है, आपको लोग एक्वायर करना पड़ते हैं। तो इस 2 साल के पीरियड में आपको ताजुब करोगे, करीब हमने 1,000 लोगों का इंटरव्यू लिया होगा, 500 लोगों को ऐड किया होगा टीम में लगभग। और बिड्स की अगर बात करें, तो 2,000 के ऊपर, 3,000 के ऊपर हमने बिड्स और सॉल्यूशन प्रपोजल पे एनालिसिस करके उसमें से 1,000 बिड करे होंगे, 300 जीते। तो हमारी स्ट्रेटजी हमने मैनेजमेंट को बताया कि दिस इज व्हाट वी वांट टू, दिस इज हाउ वी वांट टू डू। एक प्रोसेस बनाया, स्ट्रक्चरिंग बनाया, स्टैंडर्डाइजेशन किया। क्योंकि आप जब इस तरह का वॉल्यूम इतना सारा हैंडल करते हो कि हर टेंडर को आपको एक लीगल वेटिंग करना है, टैक्सेशन के हिसाब से वेटिंग करना है। आपके पहले टैक्स स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स था जीएसटी के पहले, कि आपका एक्साइज था, कस्टम्स था, वैट था, चुंगी था,
नंबर ऑफ वो थे, हर रीजन हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग थे, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज, तो आपको उसके हिसाब से स्ट्रक्चरिंग करनी है सोर्सिंग की और इसकी। फिर आपकी कॉस्टिंग आपको देखनी है कि मेरे को कैसे कॉस्ट मिलेगा, आपको कॉन्ट्रैक्टर्स सब कॉन्ट्रैक्टर्स को एंगेज करना है, वेंडर्स को एंगेज करना, प्रोडक्ट को एंगेज करना, तो देयर नंबर ऑफ एक्टिविटीज। और कोई भी बिड होती है उसका एक टाइम पीरियड होता है, आपको 10 दिन के लिए बिड का टाइम, 10 दिन के अंदर ही आपको बिड करना, यूज द अपॉर्चुनिटी। तो मार्केट के हिसाब से सोचना है आपको, कंपटीशन के हिसाब से सोचना है, इंटरनल प्रॉब्लम्स एक्सटर्नल सब कुछ लेके आपको एक विनिंग स्ट्रैटेजी बनानी है। तो पीपल पे हमने काम किया, ट्रेनिंग्स पे काम किया, स्किल पे हमने काम किया, लोगों को इंडक्ट किया, और साथ में बैकग्राउंड पे हमने काम करते हैं। तो कई चीजों पे जैसे मैं बताऊं, मैं आपको स्मार्ट ग्रिड पे जो हमने काम किया, हमको पहला ब्रेक थ्रू 2.5 साल की मेहनत के बाद, और जब मिला तो हमने एक बार में 250 करोड़ का ऑर्डर लिया। सोलर पे हमने जब काम किया तो पहला ऑर्डर हमको 10-12 करोड़ का मिला, और बाद में वो 2-3 साल बाद में वो फिर 200-250 करोड़ का बिजनेस हो गया। डेटा सेंटर हमने 2 साल काम करने के बाद हमको करीब 70-80 करोड़ का एक सिंगल ऑर्डर मिला उस पीरियड में, जब कंपनी का टर्नओवर 1000, 1200, 1500 करोड़ होते, तो आप समझ सकते हैं कि एक बिजनेस की साइज कितनी साइजेबल होती 2009 में। तो पर कंसिस्टेंट परसिस्टेंट एफर्ट हमको उसमें देना पड़ा, लोगों के साथ में, स्टेक होल्डर के साथ में, क्योंकि आपको हर आदमी आपकी कंपनी का उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लीगल एस्पेक्ट है तो आपको समझना है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपको समझना है, कॉस्टिंग है, प्राइस है, कंपटीशन है, सब आपको समझना है, एचआर भी आपको समझना है, ट्रेनिंग भी आपको समझना है, वहां पे सबको लेके चलना है। अगर कोई भी एक आदमी बोलता है कि नहीं हो सकता ये काम, वो मना करता है, तो उसका अपना एक पावर है, आप उसके अगेंस्ट पे जाके नहीं बढ़ सकते, कंपनी को लेके आगे नहीं, तो सबको आपको कंसिस्टेंट बिल्ड करके ऑपरेशन लेके जाना, तभी आपका वो डिपार्टमेंट इतना बड़ा होता है। हर आदमी को समझना है कि ये इसमें रिस्क ये है, हम कंपनी में सामुदायिक रूप से, सामूहिक रूप से इस रिस्क को एक्वायर करने जा रहे हैं, और इसका मिटिगेशन प्लान ये है, तो मेरा रोल ये बनता है, मुझे ये करना होगा, तब ये रिस्क से हम बच सकते हैं। सो ये आपको पूरे टीम को लेके, सब तरह के स्टेक होल्डर, सब सब आदमी आपके डायरेक्ट रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, आपके पीयर्स होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, आपके कलीग्स होते हैं, किसी आप हैराकी में भी नहीं होते उनके साथ में, उनके साथ भी आपको क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ काम करना होता है। तो ये सारी मेहनत हमने उस समय में करी, और जिसने हमको इतना फल दिया कि हम अपनी टीम को इस लेवल तक ले जा पाए। ओके, सो बिड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाने के लिए, अगर किसी भी कंपनी को बिड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाना है, लार्ज कंपनी को, सो बहुत सारे मतलब ह्यूमन रिसोर्स के पैरामीटर्स और फिर उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, they should have that understanding of entire bidding process. So maybe one consultant can help them in procuring suitable manpower, number one, and that person can also help them in effective training of that manpower, and third stage mein hand holding, so that they are able to effectively perform for next maybe 5-10 years. अब बिड मैनेजमेंट का जो इंपॉर्टेंट है, वो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है कि जैसे मान लीजिए अगर 100 मेगावाट का एक सोलर प्लांट है, और अगर ₹1 का प्राइस का अंतर आ जाता है, ₹1 का, ₹5 है, अगर ₹4 का है, आप बिड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की वजह से ₹5 मिल जाते हैं कंपनी को, ₹3 का है तो बिड मैनेजमेंट की डिपार्टमेंट की वजह से ₹4 मिल जाते हैं। अगर ₹1 का बेनिफिट मिल जाता है टैरिफ में और 25 साल के लिए, तो कभी आपने कोई कैलकुलेशन करी है कि कितना डिफरेंस होता है पैसे में सर 100 मैं, मेगावाट का? हाँ जी मैं जैसे एक क्रूड एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल जी। मैथमेटिक्स के हिसाब से। हाँ, 1 मेगावाट में हम मान लेते हैं 10 लाख यूनिट साल की पैदा होती है। जी तो 10 लाख यूनिट में आपको अगर ₹1 ज्यादा मिला, तो 1 मेगावाट 10 लाख रुपए का आपका बेनिफिट। राइट, करेक्ट, हाँ हाँ। 100 मेगावाट में आपका एक साल में कितना हुआ सर? 10 लाख इनटू इंटू 100, 100, हाँ, एंड 10 लाख इंटू 100 लाख, राइट। 25 साल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 25 इंटू 10 लाख इंटू 100 इंटू 25, दिस इज द अमाउंट यू कैन तो मेक और टोटल ब्रेक। कितना हुआ? टोटल तो बहुत माइंड बॉगलिंग हो गया वो, सर लाइक कैलकुलेटर मैंने लेके इसलिए बैठना कैलकुलेशन पड़ेगा। मेथड बता दिया कि हाँ 1 मेगावाट में एक साल में आपका अगर ₹1 आपने टैरिफ में इंप्रूव किया या किया, तो 10 लाख रुपए आपको मिले। सौ ठीक है। मेगावाट में 10 लाख इंटू 100, यानी 1000 लाख जी हो गए आपके। जी। 25 साल में 1000 इंटू 25, 25,000 लाख हो गए। 25,000 लाख दिस मतलब इज द ₹1 अमाउंट ऑफ, से 25,000 लाख की सेविंग हो रही है। पर ये ₹1 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। आप जब बिडिंग में करते हो तो आप दो दो पैसा, एक एक पैसा, आधा पैसा के लिए फाइट करते हो, हम्म। तो वो उसका भी आप समझ सकते हैं इम्पैक्ट कितना बड़ा है। एक गलती, एक गलती आपको इतने से डुबो सकती है, एक अच्छाई आपको इतने से बना सकती है। एंड दिस इज वेयर द टीम ऑफ द बिड मैनेजमेंट, क्योंकि उनको आंकड़ों पे खेलना, समझना, कंपटीशन को समझना, मार्केट को समझना, प्राइस वेरिएशन को समझना,
डॉलर फ्लक्चुएशन को समझना, इंटरनेशनल फ्लक्चुएशन को समझना, क्योंकि आप 90% इंपोर्ट करते हो। राइट। तो मेरे को किस समय में इंपोर्ट करना चाहिए, उस समय में क्या होगा, जब मैं प्लांट लगाने जाऊंगा 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, तब मुझे किस मार्केट किस प्राइस पे मिल सकता है, उस समय डिमांड सप्लाई क्या पोजीशन हो सकती है, रॉ मटेरियल का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कॉपर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो करेक्ट। बहुत सारी चीजें हैं जो आप उस समय एज बिड मैनेजमेंट की टीम जो है बैकग्राउंड में वो सब एनालिसिस करके रखती है। सो लैंड एक्विजिशन में अगर 1 साल का डिले हो गया और आपका प्रोजेक्ट अगर 1 साल बाद लगा, देन ऑल्सो देयर इज अ लॉस, पूरा सब्सटेंशियल रेवेन्यू लॉस। लॉस है आपका, मतलब इनडायरेक्टली तो आपका वो बिजनेस शिफ्ट हो गया, पर फाइनेंशियली आपका 1 साल का रेवेन्यू लॉस है, प्लस 1 साल का इन्फ्लेशन है आपका, 1 साल राइट। की मैन पावर आइडलिंग कॉस्ट है आपकी, एलडीज हैं, पेनाल्टीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कॉस्ट उसकी उस समय बढ़ जाएगी। हो सकता है अपॉर्चुनिटी ना रहे, जिस सबस्टेशन में आप लगाना चाहते हो वहां कोई और आके लगा दे, आपके लिए जगह ना बने, आप नया सबस्टेशन बनाना पड़े। सो देर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच कैन गो रॉन्ग इन दी प्लेस वेयर आप प्रोजेक्ट को डिले कर देते हो। तो जो आपकी टीम होगी, जो एक डेडिकेटेड फोकस टीम होगी विद अ मैच्योरिटी। अब मैंने कई बार देखा है कि बिड मैनेजमेंट की टीम होती है पर उनकी प्रोसेस नहीं होती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रोसेस कि मुझे क्या चेक करना है, कैसे राइट। चेक करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है मेरे चेक लिस्ट, और उसमें सैनिटी चेक होना चाहिए। कई जगह मैंने देखा कि टीम है, प्रोसेस है, पर जो टीम है उसमें इंटीग्रिटी नहीं है। आप जिस कंपनी का सारा बिजनेस का डेटा आप चर्न आउट कर रहे हो, आपको 1 रुपए देता हूं, आप कंप्यूटर बाजू वाले को दे दोगे, किसी को कॉम्पिटिटर को, आपका काम खत्म हो गया। राइट। इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट। इंटीग्रिटी ऑफ द पीपुल, ऑनेस्टी ऑफ द पीपुल, ट्रस्ट। मैं अगर कंपनी किसी 200 500 1000 करोड़ के टेंडर पे काम कर रहा हूँ, कोई मेरे को अगर 25 50 लाख रुपए दे दो, आप बिक गया। सो करेक्ट। ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि मैं अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करूं, मेरा डेटा कहाँ रहेगा, मेरी ट्रांसपेरेंसी कितनी लेवल तक रखनी है, एक्सेस कंट्रोल डेटा में कहाँ रखना है। सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच गोज बिहाइंड एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रांग बिड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, अदर देन दी विजिबल थिंग कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट लेनी है, उसको टेबल करना है, उसके ऊपर मार्जिन जोड़ना है और बिड कर देना। सो फाइनेंशियल क्लोजर के बाद भी अगर डिले होता है प्रोजेक्ट में, देयर इज सब्सटेंशियल, तो इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन तो आपको लगेगा ही लगेगा, लेकिन बाकी भी आपने जो बिड मैनेजमेंट टीम को जो ईपीसी के बिड्स हैं और बाकी सारे बिड्स हैं वो भी उनको लाइन अप करने हैं लाइन कंटिन्यूअसली। अप करना है, तो टाइमलाइन आपको शेड्यूल के हिसाब से काम करना है, आपको प्लानिंग करना है। तो बिड मैनेजमेंट टीम को ये भी देखना है कि मेरा प्रोग्राम का पूरा शेड्यूल क्या बनेगा, मेरी इंटरडिपेंडेंसीज क्या है, अगर ये नहीं हुआ तो ये, और क्रिटिकल पाथ मेरा क्या होगा। तो आपको पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझना है, आप एक्चुअली क्या कर रहे हो। अगर मैं आपको समझाऊं बिड मैनेजमेंट को, आप 25 साल की पूरी पिक्चर को एक 10 दिन के विंडो में देखने की कोशिश कर रहे हो, राइट। और उस पिक्चर को देखने की कोशिश कर रहा हो, उसके साथ ये देख रहे हो कि पिक्चर के कितने वेरिएशंस हो सकते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये हुआ तो क्या हुआ, वो हुआ तो क्या हुआ। एंड राइट। उस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को एक साथ सीख करके आप एक स्ट्रक्चर कर रहे हो, डेटा क्रंचिंग कर रहे हो, उसके हिसाब से आप बता रहे हो कि ये बैंड है वेरिएशंस का, कमोडिटी कॉस्ट से ये इंपैक्ट आएगा, कॉपर की प्राइस फ्लक्चुएशन से ये इंपैक्ट आएगा, या लैंड की प्राइस से ये आएगा। एंड आप उस सारे को आप एक स्ट्रक्चर करके एक विजुअल सेंस दे रहे हो आपके मैनेजमेंट को कि सर ये डिसीजन देखो, आप ये डिसीजन देखो, ये सिनेरियो आपको ये लेना चाहिए, एंड दिस इज राइट। व्हाट वी रिकमेंड। राइट। ओके, सो सर ये जैसे बिजनेस डेवलपमेंट टीम होती है लोगों की, सो बिजनेस डेवलपमेंट की टीम एंड बिड मैनेजमेंट की टीम में क्या फर्क होता है, या क्या रोल्स में डिफरेंस होता है, या दे आर ऑल टुगेदर इज अ पार्ट ऑफ द सेम टीम? बिजनेस डेवलपमेंट हमेशा कस्टमर फेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जी। और बिड मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस साइड है। ओके। तो हाँ। तो जब बिड मैनेजमेंट टीम को अगर इनके साथ में आइसोलेट करके रख देंगे, तो हमको ये नहीं मालूम अंदर बैठ के कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर वाले को ये नहीं मालूम कि हमारी कंपनी अंदर में क्या सोच रही है। सो दीज आर द टीम विच वर्क्स टुगेदर। तो आपका बिजनेस डेवलपमेंट टीम जब होती है, वो मार्केट में जाती है, वो सेंस करती है कि अपॉर्चुनिटीज क्या मिल सकती है, राइट।
वो आपको बताते कि ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस टाइम होराइजन में, इस प्रोज एंड कॉन्स के साथ में। आपकी बिजनेस साइड टीम उस पर दिमाग लगा के बोलती है कि हाँ ये हम चू कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते हैं, मेरी राइट। स्ट्रेंथ इधर है, मेरी स्ट्रेंथ इधर नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। तो आप अलाइन करते हो अपनी टीम को, तो वो उस डायरेक्शन में एफर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लगता है कि मैं सोलर में अच्छा काम कर सकता हूँ, तो मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि सोलर में काम करो। अब सोलर तो पूरा इंडिया में काम कर सकते, पूरा ग्लोब में काम कर सकते हो, तो फिर कहाँ कर सकते हैं? नहीं, मेरी टीम अगर दिल्ली में बेस्ड है तो दिल्ली के आसपास देखो आप। दिल्ली में अगर है तो किस टाइप के देख सकता हूँ मैं? 2 मेगावाट, 10 मेगावाट का देखूं, 100 मेगावाट देखूं, रूफटॉप देखूं। तो फिर आप, तो आपकी जो टीम है दोनों एक दूसरे को फिर समझती है कि मेरी कंपनी की स्ट्रेंथ कहां पर है, मैं किस सेगमेंट में, किस निश में बढ़िया काम कर सकता हूं, और वो उधर काम करते हैं। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, विनिंग की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने की, वो बढ़ती है सो इसको कि इस तरह आप से कह स्ट्रेंथ सकते एरिया हैं। में काम करते हैं। सर जस्ट मैं इस तरह से कह सकते हैं कि बिजनेस डेवलपमेंट टीम का है टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट्स, एंड व्हेन यू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोजेक्ट्स देन एक स्मूथ हैंड ओवर बिड मैनेजमेंट टीम को आप दे देते हैं कि सर ये है प्रोजेक्ट, ये आप नाउ यू मूव फॉरवर्ड एंड देन वील वर्क टुगेदर। इस तरह से होता है क्या सर? ये बैक एंड फोर्थ है सर। मतलब अच्छा। आपका जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम है वो हमेशा फ्रंट फेसिंग है, कस्टमर फेसिंग है। तो राइट। कस्टमर से इंटरैक्ट वो कर रही है, उसको जो इनपुट चाहिए वो बेड मैनेजमेंट टीम उसको दे रही है कि ये कॉस्ट में ये बनेगा प्रोजेक्ट, ये टेंडर ये बनेगा, मेरे कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स ये होंगे, मेरे कॉमर्शियल टर्म्स ये होंगे, मेरी टाइमलाइन ये होगी। तो ये इनपुट उसको इनेबल करते हैं, बिजनेस को ये टीम इनेबल करते हैं। तो ये टू एंड फ्रो चलते रहता है क्लोजर सर तक। टू सेव, सर ऐसा एक दिमाग में मेरी आई चीज कि टू सेव कॉस्ट ऑफ द कंपनी कैन वी सजेस्ट द कंपनीज कि वो अपनी बिजनेस डेवलपमेंट टीम को, सो फॉर एग्जांपल यू एज अ एक्सपर्ट और मे आई एज अ एक्सपर्ट और एनीबडी इज एज अ एक्सपर्ट कैन गिव एट ट्रेनिंग टू बिजनेस, क्योंकि बिजनेस डेवलपमेंट टीम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। हो सकता है हर कंपनी में बिड मैनेजमेंट टीम नहीं हो, क्या हम बिड बिजनेस डेवलपमेंट टीम को, बिकॉज दे आर वेरी रेसिप्रोकेटिव, दे आर इंटेलिजेंट, क्योंकि वो थोड़ा मार्केटिंग में उनका भी है, दे आर फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, सो हम उनको ही ट्रेनिंग दे करके उनको बिड मैनेजमेंट टीम में कन्वर्ट कर दे, या दो डिपार्टमेंट उसी के अंदर बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर दूसरा डिपार्टमेंट बन जाए बिड मैनेजमेंट टीम का। सो एग्जिस्टिंग टीम को हम एक कंसल्टेटेड ट्रेनिंग कंसल्टेंसी देके उसको कन्वर्ट कर दे बिड मैनेजमेंट टीम प्लस बिजनेस डेवलपमेंट टीम। ये वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा? देखिए ये करता है, जैसे मेरा खुद का एग्जांपल है, मैं पहले जी। बिजनेस डेवलपमेंट सेल्स साइड में था, बाद में मैं बिड में आया। जी हाँ। कई लोग रोल रिवर्सल में भी हैं, तो ये मतलब होता है। पर यहाँ पे इंटेंट समझना होगा, जो एटीट्यूड है जो पर्सन का। क्योंकि हम्म। कई बार क्या होता है कि जब आप बिजनेस डेवलपमेंट में होता है, सेल्स में होता है, यू आर फ्लेम पॉइंट। यस। आप फ्लाइट में मूव कर रहे हो, 3 स्टार 5 स्टार में रुक रहे हो, ये डिनर कर रहे हो, वो कर रहे हो। सो देयर इज अ लाइफ लग्जरी। जब आप फील्ड में आते हो तो आपकी लाइफ दूसरी हो जाती है। आप सुबह से शाम तक कंप्यूटर में क्रंचिंग कर रहे हो, फोन पे कांटेक्ट, मतलब सो आप इतने सारे स्टेक होल्डर से कोऑर्डिनेट कर रहे हो, चीजों को निकाल रहे हो। सो यू आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन इन लाइफ। आप बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे कम्युनिकेशन एंड टाइम बाउंड, एवरीथिंग इज टाइम बाउंड। टेंडर अगर 10 बजे सुबह ड्यू है तो 10 उसके पहले जो जो होना उसके पहले ही होना आपको, आप यू कैन नॉट। राइट। तो जबकि सेल्स वाले का क्या है कि 5-10 मिनट की अगर लेट हुई कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा कार ट्रैफिक में फंस गई थी तो मैं लेट हो गया, वेट तो बीडी वहां पे। तो ये कुछ जी सर। चेंज एटीट्यूड आपको करना पड़ेगा। कोई इसके लिए रेडी है तो ये रोल रिवर्सल हो सकता है, उनको हम ट्रेन कर सकते हैं। फिर उसको वो ये सब चीजें पसंद आनी चाहिए, एक्सेल, डेटा क्रंचिंग, एनालिसिस, सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए। राइट राइट तो राइट, वो दैट्स वंडरफुल अगर है सर। तो वो उसको ट्रेन किया जा सकता है। करेक्ट। तो मुझे दैट्स वंडरफुल सर। सो एक एक थोड़ा सा मेरा डिफरेंट थॉट प्रोसेस आ रहा था कि कई बार क्वेरीज ये कंटिन्यूअसली आती है कि सो फॉर एग्जांपल आई हैव लॉट ऑफ लैंड एक्चुअली, सो मे बी इट इज सेड दैट 3 से लेके 5 एकड़ तक 1 मेगावाट ऑफ सोलर प्लांट यू कैन स्टैब्लिश। सो पीपल हैव लॉट ऑफ लैंड बैंक, पुरानी जमींदारी है, तो वो बोलते हैं भाई 50 एकड़ जमीन मेरे पास है, क्या मैं एक नया बिजनेस फॉर नेक्स्ट जनरेशन। So India में 50% of land is agricultural land on with family ownership, and the next generation wants to move towards industrialization or new technologies, and agriculture में वो रहना नहीं चाहते, तो वो बोलते हैं कि भाई क्या हम सोलराइजेशन कर सकते हैं अपने लैंड का, या कहीं पीएम कुसुम योजना में भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का। अब जब नया बिजनेस स्टैब्लिश करना है एंड यू हैव अ लैंड एंड यू हैव नो एक्सपीरियंस इन सोलर,
सो कंसल्टेंट को हम हायर करके कोई अगर पहले स्टडी करवा लें कि भाई हमारा लैंड इतना वैल्यूबल है कि नहीं है, सब स्टेशन के पास है कि नहीं है, इवैक्यूएशन फैसिलिटी है कि नहीं है, वहां पे उतनी डिमांड भी है कि नहीं है पावर की, तो ये एक बेटर आएगा। लेकिन इसका एक दूसरा कॉइन भी है। दूसरा पार्ट कॉइन का ये है कि ठीक है, आई डोंट हैव लैंड बट आई हैव एडिशनल कैपिटल टू इन्वेस्ट, एंड मे बी आई एम मैन्युफैक्चरिंग समथिंग एल्स। मैं क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग में नाउ आई वांट टू डाइवर्सिफाई इनटू सोलर, बिकॉज आई थिंक क्लाइमेट चेंज की वजह से सोलर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस। आई वांट टू हैव अ कैप्टिव पावर प्लांट, आई वांट टू बिल्ड अ वेरी बिग सोलर प्लांट। उस केस में भी मुझे लगता है कि पहले जो भी एंटिटीज है जिसके पास लैंड हो या जिनके पास कैपिटल हो, उनको फीजिबिलिटी स्टडी करा लेनी चाहिए कि भाई वो जो प्रोजेक्ट वो सोच रहे हैं वो फीजिबल है कि नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से सीधे एंटर कर जाए ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट और इसमें, एंड आफ्टर 5 years दे रियलाइज दैट इट इज नॉट फीजिबल प्रोजेक्ट। सो दोनों चीजें खराब। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूं कि कोई गुरुग्राम में है और वो लैंड को, जो वैल्यूबल लैंड है उसकी करोड़ रुपीस की, उसमें सोलर प्लांट लगा दे, इट इज नॉट फिजिबल। मतलब इट इज अ लॉस मेकिंग प्रेपोजिशन फॉर हिम 25 साल तक, क्योंकि 5 लाख रुपए से एकड़ की जमीन अगर कोई है तो वो फिजिबल खत्म हो गई इसकी फिजिबिलिटी, एक्सेप्शनल केसेस अपार्ट। ठीक है, तो वो फिजिबिलिटी एनालिसिस के बारे में सर थोड़ी जानकारी दीजिए। ये फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या है, फिजिबिलिटी एनालिसिस कौन करता है, और किसी को करवानी है तो वो कैसे करवा सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, और ये हमारे पास में इस टाइप की क्वेरीज कंटिन्यूअसली आती रहती है प्री फिजिबिलिटी के लिए, फिजिबिलिटी के लिए। तो इसमें दो टाइप के हम रिस्पॉन्सेज देते हैं। एक प्री फिजिबिलिटी है, वो ऐसा है कि आप मेरे पास आए, आपने मेरे पास में डेस्क पे अपनी फैक्ट्स रखे और मैंने आपको डेस्क पे ही सलाह दे दी, या मतलब थोड़ा बहुत आपके एक्सपीरियंस बेस आपको रिस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड प्री फिजिबिलिटी एनालिसिस। कि आपने मेरे को फैक्ट्स दिए, मैंने फैक्ट्स का वेरिफिकेशन करके आपको एक रिस्पॉन्स दे दिया, प्री फिजिबिलिटी एनालिसिस कर दिया। दूसरा होता है कि फिजिबिलिटी एनालिसिस में आप डिटेलिंग करते हो, कुछ सर्वेस भी करते हो, कुछ आप डेटा जनरेट भी करते हो और वो भी करते हो। तो हम दोनों तरह के काम करके लोगों को रिपोर्ट बना कर देते हैं। जैसे आपने बोला कि गुड़गांव का कोई है, तो उसको मैंने डेस्क पे बता दिया कि भैया आपका ये है, तो इसके तो उसका एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपसे उसका काम चल जाएगा। उसको फिजिबिलिटी स्टेज तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? उसका हम सर्वे के लिए टाइम इन्वेस्ट कराए, मनी इन्वेस्ट कराए। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब हम करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो जमीन है वो कैसी है। उसके बाद में आसपास अगर हम बिजली पैदा करते हैं तो हम बिजली भेजेंगे कहाँ पर, वहां पे क्लाइमेट क्या है, क्या वो बाढ़ वगैरह तो नहीं आती है, या किसी नाले का पानी है, और कोई भी चीज, मतलब तो ये सारी इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट उसके कंसर्न एरिया के पास हम देखते हैं। फिर वो देखते हैं अगर मान लीजिए मैं प्रोजेक्ट लगाता हूँ तो मेरे पास में ट्रकों से सामान आएगा, क्या रोड वहां तक पहुंचती है, रेलवे पहुंचता है, सामान कैसे आएगा। तो बहुत सारी जो इस टाइप की जो चीजें हैं जो प्रैक्टिकलिटी में आपको देखनी चाहिए कि कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए वहां पे, वो हम वहां पे एनालिसिस करते हैं। उसका हम एक रिपोर्ट बनाते हैं और एक्सपीरियंस बेस पे हम उनको बता देते हैं कि यहाँ पे ये लग सकता है और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आपकी इतनी होगी, और ये आपको टैरिफ मिलता है तो इसकी वायबिलिटी होगी, अगर इससे ऊपर मिलता है तो ये प्रॉफिटेबिलिटी होगी, इससे कम मिलता है तो ये आपको वायबल। सो दीज आर द काइंड ऑफ सेंसेस वी गिव इन द फिजिबिलिटी एनालिसिस। एक्सीलेंट सर, बहुत अच्छा। तो मतलब ये है कि एक दो लेवल पे आपको सोचना पड़ेगा। एक लेवल पे तो आप, अगर आप डाउट पे हैं तो पहले प्री फिजिबिलिटी एनालिसिस करवा लीजिए। तो करेक्ट। प्री फिजिबिलिटी एनालिसिस में ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ओरल इंफॉर्मेशन, जो एक्सपर्ट है आपको एक सलाह दे देगा कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स और एज पर ओरल वॉट एवर कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन यू हैव गिवन मी, दिस इज माई प्री फिजिबिलिटी एनालिसिस। अगर वो प्री फिजिबिलिटी एनालिसिस क्रॉस कर देता है और पोटेंशियल दिखता है उसमें, तो फिर देन वी गो फॉर डिटेल्ड फिजिबिलिटी एनालिसिस। एंड इन डिटेल्ड फिजिबिलिटी एनालिसिस सब इवैक्यूएशन फैसिलिटी है कि नहीं है, वहां पे साइट सर्वे करके कोई और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर हर 3 साल में आपका तूफान आने वाला है तो आपको जो कंस्ट्रक्शन है उस हिसाब से कराना पड़ेगा, या इंश्योरेंस वगैरह या वारंटी पे करेक्ट 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 देना करेक्ट। पड़ेगा कि उड़ीसा में आप प्लांट लगा रहे हो तो हर 4 साल में इट इज एक्सपेक्टेड कि ये इश्यूज आने ये वाले उड़ हैं। जाएगा। हाँ, हाँ, उड़ जाएगा, साइक्लोन आएगा। साइक्लोन आएगा। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्री फिजिबिलिटी एनालिसिस अगर कोई करवाता है तो जनरल प्राइस क्या है, मतलब पर एकड़ है या किस तरह से प्राइस? जैसे मान लीजिए किसी के पास 100 एकड़ लैंड है राजस्थान में, एंसेस्ट्रल लैंड है, कभी सोलर का उसने काम नहीं करा,
एंड वो बोला है कि भाई प्री फिजिबिलिटी बता दीजिए है कि नहीं है, कहीं भी हो सकती है, मतलब मैंने राजस्थान बोला, राजस्थान नहीं, आप इसको समझ ठीक है। लीजिए हाँ, 10 एकड़ किसी के पास लैंड है कहीं भी पूरे इंडिया में। देखिए इसमें कॉस्ट क्या होती है कि मेरे को कितना काम करना है। अगर जी मान लीजिए उसके पास प्लॉट का नक्शा है जी। जिसमें सेंस हमको मिल जाता है कि हाँ डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, रोड कहाँ है, ये कहाँ है, हमको और कोई सर्वे कराने की जरूरत नहीं है, जी तो मेरा वो कॉस्ट नहीं आएगा। जी पर अगर मान लीजिए किसी के पास वो चीज नहीं है, तो मुझे किसी से सर्वे कराना पड़ेगा, तो आई नीड टू सेंड अ सिविल सर्वेयर जो उसका सर्वे करके मेरे को रिपोर्ट बना के देगा। फिर दूसरा हमको एनालिसिस करना पड़ता है मिट्टी का, कि वो मिट्टी काली मिट्टी है, पीली मिट्टी है, हार्ड रॉक है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं उसमें स्ट्रक्चर लगाने जाऊंगा तो मैं किस टाइप का स्ट्रक्चर लगाऊंगा, तो जी स्ट्रक्चर मेरा 2 मीटर तक जब मेरे को गड्ढा करना है, 3 मीटर करना है, या मेरा कम हो जाएगा। रेतीली मिट्टी है, बालुई मिट्टी है। तो ये अगर तो अगर ये इंफॉर्मेशन किसी के पास होती है तो वो हमको दे देता है, तो हम उससे काम चला लेते हैं। जी जैसे मान लीजिए किसी का थर्मल पावर प्लांट है उनका ऑब्लिगेशन उनको अपना एक सोलर में ऐड करना है, तो जी। उनके पास में पिछले प्लांट के डेटा उनके पास होते हैं, तो वो हमको प्रोवाइड कर देते हैं, तो हमारा वो कॉस्ट बच जाता है। तो मान लीजिए ये सब कॉस्ट अगर नहीं लगते हैं सर्वे के, ये सब के, तो हम 2-4 लाख रुपए के एवरेज में वो कर, क्योंकि हमारा तो 1 महीने की कॉस्ट है रिपोर्ट बनाने नहीं सर, मैं दो एस्पेक्ट, अलग अलग चीजें सर। एक की। तो प्री फिजिबिलिटी, प्री हाँ, फिजिबिलिटी में ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन और रिटन मेल कम्युनिकेशन, यू आर नॉट ट्रैवलिंग एनीवेयर, एंड जस्ट ये बंदे को पता करना है कि मैं रायपुर में हूँ, 10 एकड़ मेरे पास लैंड है, ये प्लॉट है सर, ये एक जोग्राफिकल पॉइंट है, मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अब आई वांट कि भाई प्री फिजिबिलिटी के है कि नहीं है। उसकी कोई टेंटेटिव कॉस्ट है कि सारे कंसल्टेंट अपने हिसाब से उसको चार्ज ये करते देखिए, हैं? मतलब एक टिपिकल अंडरस्टैंडिंग में बताता हूँ कि जैसे प्री फिजिबिलिटी है जहां पे आप सिर्फ एक सिटिंग करके सलाह लेना चाहते हैं, जी ज्यादा आपका वो वर्क नहीं है, यानी 1 महीने या 2 महीने की कॉस्ट है, जी। तो उसकी 1 महीने 2 महीने की फीस आपसे कोई चार्ज करेगा। किसी की राइट। हो सकती है 20,000 पर मंडे हो, किसी की 15,000 हो, किसी की 30,000 हो। ओके, तो पर एकड़ से ये लिंक नहीं है, ये ये तो पर आपकी प्रोजेक्ट। मतलब एक सलाह देने का, जैसे आप मैं आपके पास आता हूँ 1 घंटे का आपसे टाइम मांगता हूँ, तो आप 1 घंटे के टाइम के हिसाब से मेरे कॉस्ट करते हो। राइट राइट। प्रोफेशनल अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो आप एक सलाह लेने जाते हो, चाहे आप कैंसर के लिए जाओ, चाहे वो 500 रुपए उसको ओपीडी के, चाहे तो 500 रुपए लेगा आपसे। अच्छा ओके, सो क्या इस ही लाइक ओपीडी। है सर, सर ऐसा है कि कितना भी बड़ी लैंड पार्सल आपके पास है, अगर हाँ प्री फिजिबिलिटी आपको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए या रिपोर्ट चाहिए, एनालिसिस, तो 50,000 रुपए में आपको अप टू 50,000 में डिपेंडिंग हाँ ऑन हाँ, आपको कोई मिल भी। जाएगी। तो ये एक पॉइंट है कि भाई जो मेरे को अंडरस्टैंडिंग है कि भाई अगर एक दो मैंडेज हैं और आपको पेपर्स उनके परस्यू करना है, उनसे डिस्कशन करना है, कम्युनिकेशन करना है, फिर उनको बुलाना है, फिर जूम में मीटिंग करनी, फिर आपका टाइम भी है, क्योंकि आप, इट इज नॉट दैट दे आर टेकिंग योर 1 आवर, आपका 30 साल ले रहे हैं वो। भाई करेक्ट। व्हाट यू आर डूइंग इज कि जो 30 साल आपने एफर्ट्स करे हैं उसका एक सम टोटल, आप अगर 1 मिनट में भी दे रहे हैं तो आपने 30 साल के एफर्ट को आप फिर बता रहे हैं कि ये यहाँ पे ये इश्यूज है, इस स्टेट में ये इशू है, यहाँ पे पॉलिसी कोई पॉलिसी है डिफरेंट वो, करेक्ट। है। तो वो मेरे ख्याल से 50,000 में, अप टू 50,000 में आपका प्री फिजिबिलिटी एनालिसिस, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। अब करेक्ट सेकंड करेक्ट। स्टेज पे आते हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिजिबिलिटी एनालिसिस में अगर आपको पूरा काम करवाना है, आप जो इंफॉर्मेशन दी वो तो ठीक है, लेकिन आपको वहां पे जाके ट्रैवल करना है। सो मध्य प्रदेश में तो आपको जाना है भोपाल, भोपाल से फिर वो आपको गाड़ी से फिर साइट पे जाना है, फिर सर्वे करवाना है, किसी और को इंजीनियर को भेजना है, सर्वे करने के बाद फिर उसकी जो भी कहाँ पे सब स्टेशन है, कहाँ पे इवैक्यूएशन है, कहाँ पे क्लाइंट है, वो सब स्टडी करनी। तो फिजिबिलिटी एनालिसिस में टेंटेटिव कॉस्ट क्या आ सकती है, कुछ पर एकड़ होती है, पर प्रोजेक्ट होती है, या वो भी मतलब वेरिएबल? इसमें देखिए फिजिबिलिटी स्टडी में नंबर ऑफ सर्वेस कितने हो रहे हैं मेरे, जी। हम्म। और मान लीजिए मैं सॉइल रजिस्ट्री टेस्ट भी करना चाहता हूँ, जी। हार्डनेस टेस्ट भी करना चाहता हूँ, राइट इकोलॉजिकल सर्वे भी करना चाहता हूँ, तो हर सर्वे के एक्सपर्ट की अपनी अपनी कॉस्ट है। वो राइट। एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, पर एकड़, या आप 2 मीटर में 2 मीटर की ग्रेड पे सर्वे करें तो सर्वे की कॉस्ट उस हिसाब से आती है। जी। तो कई बार ये हो सकता है कि सर्वे सर्वे ही आपकी 40-50 लाख रुपए की हो राइट। जी। जाए। इसके बाद में जो डेटा जनरेट होता है, राइट। उस डेटा को हमको एनालाइज करना है। राइट। इसके साथ में हमारे से आप क्या क्या उम्मीद करते हो, आप अगर मेरे से मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस चाहिए, आपको इटरेशंस डिजाइन के चाहिए, टेक्नोलॉजी की आपको चाहिए, बिल ऑफ मटेरियल अगर आप मांगते हो कि क्या लगेगा, कॉस्टिंग मांगते हो, तो जितनी आप डिलीवर्स मांगते हो उस हिसाब से हमारा टाइम लगता है। तो राइट। अगर मान लीजिए मेरा 1-2 महीना लग रहा है,
तो मैं 5 लाख भी चार्ज कर सकता हूँ आपसे। जी, ऑल राइट। और मतलब जैसे टेंटेटिव अगर हम छोटा 5 मेगावाट का प्रोजेक्ट देखें, तो 5 मेगावाट के प्रोजेक्ट में हम ये कह सकते हैं कि फीजिबिलिटी रिपोर्ट 5 लाख रुपए में प्रिपेयर हो जाएगी। हाँ, आराम से हो जाए। कॉस्ट, ऑल द कॉस्ट इंक्लूडेड। और एंड फिर वही है कि उसमें क्या आप करते हैं हम लोग, मतलब उसे 1 मेगावाट जब 1 लाख रुपीज, इस तरह से आप कह सकते हो ना सर। अगर ऐसा वन तो नहीं है, बिकॉज उसमें क्योंकि 1 मेगावाट या 5 मेगावाट बेसिक सर्वे कॉस्ट तो मेरी है, ट्रैवल कॉस्ट मेरी है, जी, आने जाने का वहां पे साइट पे, तो वो सारे आपके इंसिडेंट कॉस्ट तो उतने ही है। प्लस मेरे डिजाइनर को ऑटोकैड पे बैठ के ड्राइंग करनी है, प्लॉट प्लान राइट। देखना है, ये करना है। सो जो फिक्स कॉस्ट है वो तो 4-5 लाख तो मिनिमम है ही अच्छा, आपकी, मतलब। तो चाहे आपका आपका 4 एकड़ में हो या किसी में भी, मतलब एक लेवल तक 5 5 एकड़ तक का आपका 5 लाख का तो कॉस्ट है ही, उसके बाद थोड़ी कम हल्की हो सकती है कम। हाँ, उसके बाद में आपकी कॉस्ट मतलब आपको प्रोपोर्शनेट बढ़ेगी। डिस्काउंटेड प्राइस एक मिल सकता है जब आपका 10 10 मेगावाट या 100 मेगावाट का प्लांट है। तो 5 तो बेसिक कॉस्ट हो गई, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अब ये एक रफ रफ फिगर है, ये इस तरह से कह सकते हैं ना। करेक्ट। ठीक है सर। सर एक तो जैसे प्री फिजिबिलिटी और फिजिबिलिटी करा ली, फिजिबिलिटी कराने, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या हुआ है, आरजीओ आ गया, आप भी बोल रहे थे। तो नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2016 में अमेंडमेंट करा गया, 2019-20 में, और उसमें ये अभी रिसेंटली अमेंडमेंट करा गया। और उसमें ये बोला गया कि वॉट एवर इज द साइज ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट, उसका 40% इन मेगावाट टर्म्स हैज दैट थर्मल पावर प्लांट हैज टू जनरेट रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब सोलर विंड में करना है। और थर्मल पावर प्लांट के पास, क्योंकि साइड में सारी देयर इज एडिशनल लैंड एक्वायर्ड फॉर थर्मल पावर प्लांट, तो दे हैव दैट लैंड बैंक अवेलेबल रेडी टू यूज। एंड अब तो आप फॉर फर्स्ट स्टेज मान लीजिए आपके पास वो प्लांट आपको बोलता है कि फिजिबिलिटी स्टडी कर लो, तो आपने फिजिबिलिटी स्टडी करके बता दिया कि ठीक है, दीज आर द एरियाज अवेलेबल, सो इस साइज का प्लांट हम लगा सकते हैं। दे कैन देन डिसाइड कि उसको ओवर साइज करना है, और बिकॉज दे में डिसाइड कि भाई मैं सिर्फ 40% क्यों लगाऊं, और भी बढ़ा लेता हूँ भाई, जब कर ही रहे हो काम तो वो आप फिजिबिलिटी स्टडी में बता देते हो। लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी के बाद एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सो एक तो आप बताइए डीपीआर का होता क्या है ये, एंड दूसरा डीपीआर के 4 5 6 मेगा पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हमें कंसिडर करने पड़ते हैं डीपीआर में। तो डीपीआर होता क्या है, और क्या पर्पस है, क्यों डीपीआर जरूरी है, और दूसरा डीपीआर में होता क्या क्या है उसके अंदर। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। अभी रिसेंटली पिछले साल हमने एक थर्मल पावर प्लांट है उड़ीसा में, बड़ा पावर प्लांट है, उसके लिए हमने एक डीपीआर बनाया था। तो जी, चूंकि आपने आरएनजीओ का किया, तो मैंने उसी का कनेक्टेड एग्जांपल के साथ में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला एंगेजमेंट का हमारा पहला पार्ट ये था कि आप उनके साथ में ज्वाइंट साइट सर्वे करिए। साइट सर्वे करके आप एज इस बेसिस पे आपने जो भी देखा उसको रिकॉर्ड करिए, और उसके बाद में जो डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो उसको कलेक्ट कर लीजिए। और एक आप सेंस बनाइए उसका कि आपके हिसाब से क्या टेक्नोलॉजी प्रिफर्ड, क्या मॉड्यूल लेना चाहिए, किस टाइप का स्ट्रक्चर आना चाहिए, कहाँ एवेक्यूएशन होना चाहिए, कहाँ। तो वो एक सेंस हमने उनको दिया। उसके बाद में ये फिजिबिलिटी एनालिसिस रिपोर्ट हमने जब सबमिट किया, तो उसके बाद में हमारा जो मीटिंग रिकॉर्ड हुआ, उसमें उन्होंने बताया कि हम इस टेक्नोलॉजी पे, जी, इस मॉडल पे, इस प्रोडक्ट पे, इस चीज की कॉम्बिनेशन के साथ हम जाना चाहते हैं। अब उसके बाद हमने सेकंड हमारा जो काम था वो था डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होता है कि हमने जब तय कर लिया कि मैं इस प्रोडक्ट को यूज करूंगा मॉड्यूल में टेक्नोलॉजी के लिए, इस टाइप का इन्वर्टर यूज करूंगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर यूज करूंगा, क्योंकि हर एक चीज के अलग अलग डिजाइन वेरिएशन है और उसके हिसाब से आपके इटरेशन होते हैं। तो उन सारे कॉम्बिनेशन में जो हमने फ्रीज किया, उसके बेसिस पे हमने पहले डिटेल डिजाइन करा कि प्लॉट प्लान ये है मेरा जगह, यहाँ पे मैं इतने मॉडल ऐसे लगाऊंगा, इस टिल्ट पे लगाऊंगा, ये करूंगा, तो वो ड्राइंग डिजाइन आपकी आ गई। उसके बाद में उस पावर को मैं कहाँ से ले जाऊंगा, मेरी केबल्स कहाँ से जाएंगी, मेरी लाइंस कहाँ से जाएंगी, मैं थर्मल पावर प्लांट पे कहाँ कनेक्ट करूंगा, इवैक्यूएशन कहाँ होगा। फिर उसके बाद में एनर्जी यील्ड का असेसमेंट कि साल भर में पहले साल में कितनी एनर्जी मिल सकती है, 25वें साल तक कितनी एनर्जी मिल सकती जी, है। उसके बाद में इस पावर की वर्थ कितनी है। अगर मैं देखता हूं एवरेज पूल प्राइस के हिसाब से तो मेरी वर्थ क्या है, अगर मैं इसको आउटसाइड सेल करता हूं तो मेरी वर्थ क्या है, अगर मैं इसको रेसिडेंस कंपेयर करता हूं मेरी वर्थ क्या है। तो उसके एक इकोनॉमिक एनालिसिस। फिर उसके बाद में इस प्रोजेक्ट में मेरा इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा, उसके लिए बिल ऑफ मटेरियल का, उस बिल ऑफ मटेरियल में जो जो इक्विपमेंट है उनकी कॉस्ट एस्टिमेशन करना।
उस एस्टिमेशन के लिए मेरे को कितना डेप्थ रेस करना पड़ेगा, कितना इक्विटी रेस करना पड़ेगा, डेप्थ मेरे को बैंकेबल डीपीआर अगर बनती है उसके बाद में कितने परसेंट में मिलेगा, तो उसके हिसाब से मेरी रिटर्न्स क्या आएंगे तो इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न, आरओआई कैलकुलेशंस, ये सारे, तो ये पूरा जो एनालिसिस आपका होता है जो मैंने बताया, इसको आप स्ट्रक्चर्ड कंपाइल करके देते हो, वेदर एनालिसिस साथ में, जनरेशन एनालिसिस साथ में, कॉस्टिंग के साथ में, आरओआई के साथ में, प्लस उसके बाद में इकोलॉजिकल आपके इश्यूज क्या आएंगे, लॉजिकल। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स राइट। क्या आएंगे, आपके सोशल इश्यूज क्या आएंगे, आप लैंड को कैसे मैनेज करोगे, प्रोडक्ट मैनेजमेंट कैसे करोगे, आपका कहाँ पे सिविल वर्क आएगा, कहाँ आपको झाड़ जंगाड़ को साफ करना पड़ेगा, कहाँ रेलवे क्रॉसिंग करना पड़ेगी, क्या अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, तो ये जितनी भी इस टाइप की चीजें होती है किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, उसका इंफॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम डीपीआर में बना देते एक्सीलेंट सर। सर डीपीआर, अगर आपके पास कोई डीपीआर रखी हो तो आप उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनके नाम बता सकते हैं क्या? हैं। ये मैंने एक डिफेंस के लिए बनाई थी, जी। तो वो उसको मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसका मैं इंडेक्स पढ़ रहा हूँ। हाँ, सिर्फ चैप्टर्स चाहिए जिससे कि आइडिया हाँ लग जाए हमारे व्यूअर्स को कि भाई ये चीजें होती है तो डीपीआर रिपोर्ट में, हाँ, दैट्स तो इसमें मतलब इसमें प्रोजेक्ट की साइट सर्वे की समरी है, उसके बाद राइट। में शेडो एनालिसिस है, वेदर कंडीशंस है, डिजाइन कंसिडरेशन है, प्रोजेक्ट कंडीशंस है, मार्केट इन्वायरमेंट कंडीशन है, किस रेट पे बिके, साइट असेसमेंट है, फिर वेदर कंडीशन सिटी है, एनुअल एनर्जी यील्ड कैलकुलेशंस है, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है, परफॉर्मेंस रेशियो है, फिर रेडिएशन जो मॉडल पे है उसके बारे में है, जनरेशन की सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी प्रोबेबिलिटी के साथ में वो है, फिर डिफरेंट सोर्सेस से जो सैटेलाइट डेटा है, नासा से आता है, आप बाकी से उनसे कंपैरिजन है आपका कि इनके हिसाब से क्या एस्टिमेट बनता है आपका, तो एनर्जी यील्ड के बाद में उसका प्रोजेक्ट के कॉस्ट की सिनेरियो ऑप्शन 1 2 3 4 है, फिर टैरिफ आपको कितना मिनिमम चाहिए अगर आपको, तो उसके लिए कॉस्ट एनालिसिस है, प्लांट की प्रोजेक्ट वायबल हो इसलिए मिनिमम टैरिफ कितना चाहिए हाँ होगा? उसके उसका एनालिसिस, मतलब तो आप उसको लेवलाइज कॉस्ट ऑफ एनर्जी उसका कैलकुलेशन है, फिर इनके सारे एनेक्शर्स आ जाते हैं कि हम्म। प्रोजेक्ट आपको बिल्ड करना है तो उसके एनेक्शर्स क्या है, तो उसमें अब टेक्नोलॉजी के बारे में आ जाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करोगे, सोलर कौन सा यूज करोगे, मॉडल कौन सा यूज करोगे, इन्वर्टर, स्टोरेज, बैटरी अगर आपको लेना है या कुछ लेना है नाइट के लिए, साइट ऑपरेशंस के लिए तो उसका क्या है, जी। पेरिफेरल लाइटिंग के लिए क्या करोगे आप, सिस्टम डिजाइन है, उसके बाद में मॉडल का टिल्ट एंगल क्या रखोगे आप, पावर इक्वेशन कहाँ से करोगे, डीसी सिस्टम क्या होगा, एसी सिस्टम क्या होगा, मेजर कंपोनेंट की लिस्ट है, उसके बाद में आपका स्पेसिफिकेशंस है मेजर इक्विपमेंट्स के, तो मॉडल के, इन्वर्टर के, डीसी केबल्स के, फिर उसके बाद में मीटरिंग कैसे होगी, डायरेक्ट मीटरिंग कैसे होगी, मीटरिंग कंपोनेंट क्या होंगे, फिर उसके बाद में जनरल सिस्टम की डिजाइन क्या, सबस्टेशन की वो आ गया, अर्थिंग कैसे होगी, डीसी साइड में आपके जो पैनल है वो उनकी आरए की डिजाइन क्या होगी, काफी, फिर इसके बाद में सेफ्टी की रिक्वायरमेंट, लाइटनिंग की रिक्वायरमेंट, लाइटनिंग अरेस्टर कैसे लगेंगे, जी। सिविल एंड स्ट्रक्चर्स कैसे लगेंगे, उसके बाद में आपका इन्वर्टर कंट्रोल रूम कहाँ बनेगा, गार्ड का कंट्रोल रूम कहाँ बनेगा, बिल्डिंग कंट्रोल रूम कहाँ बनेगा, फेंसिंग कहाँ बनेगी, सिविल वर्क कहाँ होगा, रोड्स कहाँ से होंगे, रूफिंग है, ट्रांसफॉर्मर्स, इवेक्यूएट स्विच यार्ड, और उसके बाद में आपका टाइमलाइन है, प्रोजेक्ट का टाइमलाइन जो है, रिस्क मैनेजमेंट शेड्यूल है, इन्वायरमेंटल असेसमेंट है, तो ये और भी है काफी, मतलब उसमें नहीं नहीं, पढ़ दीजिए सर, पढ़ दीजिए, कितना बचा है? और भी 5-10 होंगे हाँ चीजें। हाँ, ठीक है। तो ये एक्चुअली टेबल्स हैं जिसमें सारे जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किए हैं उनका समरी है, जो तो अनेक्शर में साइंटिस्ट, लगाए हैं आपने? हाँ अनेक्शर में जो अनेक्शर्स, हाँ हाँ जी। अनेक्शर्स में सारे मतलब टेबल्स हैं जिससे साइट असेसमेंट की जी। समरी है, वेदर की समरी है, उसके हम्म। बाद में एनर्जी यील्ड की समरी है, प्रोडिक्टेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है, एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न है टिपिकल समर में, विंटर में उनका, डीसी केबल के स्पेसिफिकेशन है, फिर सोलर के केबल के स्पेसिफिकेशन है, कस्टमर के डिटेल्स हैं, साइट की डिटेल्स हैं, प्रोजेक्ट की डिटेल, लैंड के डिटेल्स हैं, फोटोग्राफ्स और वो सब है उसके मतलब, और ड्राइंग्स हैं, इसके बाद में आपकी सिंगल लाइन डायग्राम क्या होगा, और इक्विपमेंट की ड्राइंग्स क्या होंगी, फोटोग्राफ्स क्या होंगे, पैटर्न के ऊपर में एनर्जी कंजम्पशन कैसे होगा, तो 25 साल का कुछ आरओआई कैलकुलेशंस हैं उसमें, और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस है, सिनेरियो का है उसमें, और एक्सेलेंट उसके सर। बाद फिर इसमें कुछ इमेजेस हैं, इलस्ट्रेटिव इमेजेस हैं, उसके बाद में जो जो इक्विपमेंट उसके प्रोजेक्ट के सैंपल उसके इस टाइप के, तो दिस हाउ द रिपोर्ट लुक्स लाइक, ये सारी रिपोर्ट ऐसे
एक्सीलेंट एक्सीलेंट सर, इसमें बहुत अच्छा है ये। लेकिन क्योंकि ये डिफेंस का है तो मुझे लग रहा है कि उसमें ना जो लैंड का कंपोनेंट नहीं है। जब अगर डिफेंस का नहीं होता तो फिर लैंड भी ऐड हो जाता उसमें, ऐसा कुछ है क्या? इसमें जैसे, हाँ, डिपेंड करता है, मतलब मैंडेट कस्टमर का क्या है। डिफेंस का तो खुद का लैंड है, तो उसका लैंड का डिटेल सब कुछ था हमारे पास में। नहीं तो फिर एक चैप्टर एक लैंड का भी इंक्लूड हो लैंड जाएगा। का पूरा एक चैप्टर लैंड का ड्यू डिलिजेंस, मतलब जैसे आपका कि आप जैसे आप करते हो कि इसका लैंड का आ, पीछे से चेन क्या है, आपको नहीं उसमें कोई उसमें कोई पर डीपीआर का कोई डिस्प्यूट। ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट डीपीआर की तो पार्ट नहीं होगी सर, वो तो अलग होगी। लैंड का वो ये जब है। एक्वायर करने जाते हैं तब होता है उसमें। तो हम होता तो ये बोलते हैं कि है। लैंड इतना अवेलेबल है, उस अवेलेबल लैंड की क्वालिटी क्या है, उसमें स्ट्रेंथ क्या है, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, जी वो उसका मतलब रॉक है, सॉलिड है, उस टाइप का। उतना ही हम अभी डीपीआर में कवर करते हैं। वो पार्ट आपका जब एक्वायर करते हो तब आता है। और फाइनेंस फाइनेंस का भी क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत कम है फाइनेंस के बारे में, तो फाइनेंस फाइनेंस इसलिए कम है कि कब उनका करे खुद जाता का एक ओन इन्वेस्टमेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि जब प्रोजेक्ट होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट दो टाइप्स होता है। एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपेक्स बेस पे होगा, या ओपेक्स बेस पे होता है। है? जी तो अब जैसे ये डिफेंस का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे इनका खुद का इन्वेस्टमेंट तो कैपेक्स हो गया, तो उनको आपने कॉस्ट बता दिया, उनको आरओआई आपने बता दिया। जी अगर मान लीजिए इस टाइप का नहीं है, आपको ओपेक्स में जाना है, यानी कोई और आदमी आके आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है और आप जी उसको एक मंथली बेसिस पे या रूटीन बेसिस पे पेमेंट कर रहे हो, एनर्जी कंजम्पशन बेसिस पेमेंट कर रहे हो ओपेक्स पे। तो देर आर डिफरेंट, अलग अलग मॉडल है। इसको रेवेन्यू बेस्ड मॉडल बोलते हैं, ऑपरेशन बेस्ड मॉडल बोलते हैं। जहां आप एक टैरिफ फिक्स कर लेते हो, टैरिफ के बेस पे दे देते हो, या आप एक कॉस्ट फिक्स कर लेते हो, उसकी ईएमआई के रूप में इंस्टॉलमेंट में देते हो आप उसको। तो अलग अलग बिजनेस मॉडल हैं, जिसको कैपेक्स बोलोगे, ओपेक्स बोलोगे, रेवेक्स बोलोगे, टोटेक्स बोलते हैं, या डिजाइन फंड, डीबीएफ डब्ल्यू टी मॉडल भी आप बोलते हो, जिसमें डिजाइन भी जी आप करते हो, फंडिंग भी आप करते हो, ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर करते हो। तो अलग जी अलग बिजनेस मॉडल्स हैं इसके हिसाब से। तो जैसा मैंडेट होता है उस हिसाब से ये स्कोप में कवर सर करते ऐसा हैं। है कि डीपीआर अगर किसी ने सी व्हाट आई अंडरस्टैंड कि if there is a new person who is entering the solar business, so first he approaches for to a consultant कि I have these advantages with me, it may be capital, it may be land, and says okay please do pre-feasibility analysis. तो स्टेज वन में प्री फिजिबिलिटी एनालिसिस जब वो करवा लेता है, मे बी 50,000 इन्वेस्टमेंट करके उसने प्री फिजिबिलिटी एनालिसिस एक एक्सपर्ट से करवा लिया, देन ही एंड इट कम्स आउट पॉजिटिव कि ओके आपके पास लैंड बैंक अच्छा है एंड इट इज क्लोज बाय टू द एरिया एंड वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड we think it is a suitable land for हाँ, solarization or solar plant. So then he goes to detailed feasibility analysis. Detailed feasibility analysis तो 5 lakh rupees plus में depending on the land size, depending on the complexity of the matter, तो 5 लाख से लेके 50 lakhs तक कितना हाँ, लार्ज प्रोजेक्ट है वो डिटेल्ड फिजिबिलिटी हाँ, एनालिसिस करवा लिया। नाउ राइट। ही श्योर कि भाई इसमें तो प्रोजेक्ट लग सकता है। तो वो थर्ड स्टेज में क्या करता है, आपके पास आता है डीपीआर बनवाने के लिए, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, डिटेल्ड सर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की कितनी कॉस्ट होती है? डिपेंड कर सकता, कई बार जैसे होता है कि कस्टमर ने फिजिबिलिटी एनालिसिस नहीं करा के सीधा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आ जाता है कि सर मेरे को अब राइट इन्वेस्ट करना है, आप मेरे को डीपीआर बना के दे दो। राइट तो हाँ अब मेरे को सारे सर्विस की कॉस्ट इधर भी लेनी है। जी। तो आप डीपीआर बनाने की मिनिमम कॉस्ट इस, अगर मेरे को देखते हैं तो 8-10 लाख रुपए तो आपकी मिनिमम कॉस्ट आ जाती है आपकी, ये क्योंकि पर आपके मेगावाट प्रोजेक्ट होती है कि 8 लाख रुपए पर मेगावाट, या ये मतलब पर मेगावाट कोई स्केल भी पे। साइज हो प्रोजेक्ट का? ये डिपेंड करता है कि आपका एफर्ट कितना। मान लीजिए आपको मेरे को एक सिंगल लैंड पार्सल आपने दे दी 50 मेगावाट का, जी तो मुझे तो वो एफर्ट एक 50 मेगावाट की एक पार्सल के लिए करना है। पर राइट आपने बोला कि एक एक मेगावाट के 5 जगह मेरे को करने हैं, मेरे तो हाँ 5 काम हो गए वो। राइट हाँ करेक्ट तो करेक्ट मेरे हाँ। लिए एक्टिविटी 5 गुनी हो गई वहां पर। तो तो एक इस एक साइट पे एक डीपीआर बनाने के लिए क्या कॉस्ट होगी? एक साइट पे एक डीपीआर बनाने का करीब करीब 10-15 लाख रुपए, मतलब इस बैंड में ही आ जाता है। हाँ, तो 10 to 15 lakhs के बीच में एक साइट पे आपका बना लेंगे डीपीआर। आप अगर 2 3 4 साइट कर रहे हैं तो इंटू कर दीजिए आप, 4 इंटू साइट्स कर देंगे इंटू, उसमें। हाँ, तो वो क्योंकि डीपीआर। एफर्ट आपके पूरे उस साइट के ड्यूरेंस के फिर नए, मतलब आप भले 1 मेगावाट बोलो, पर 5 पार्सल अगर आपने दे तो 5 मेरा काम हो गया। ओके 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 ठीक है सर। तो 50,000 प्री फिजिबिलिटी, 5 लाख आपके आगे फिजिबिलिटी रिपोर्ट, और 10 लाख आपकी, क्योंकि अगर प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट हाँ, कराई है तो 10 लाख में काम हो जाएगा, अगर नहीं कराई तो 15 लाख तो लग जाएंगे। 15 लाख। वो तो आपका वो अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो फिजिबिलिटी भी करवा रहा है क्योंकि चेक करना चाहता है कि भाई स्टॉप लॉस करना चाहता है कि भाई जिस स्टेज पे मुझे आइडिया लगे हाँ, कि भाई ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है तो फिर रुक जाओ, पूरा रुक जाओ। डीपीआर बना रहे हो। हाँ, तो ये थर्ड, क्या डीपीआर में
आपको ये पता चल जाएगा एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी, आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है, 3 करोड़ का करना है, 4 करोड़ का पर मेगावाट करना है, 5 करोड़ का, ये पता चल जाएगा क्या? हाँ, डीपीआर में क्या होता है, डीपीआर में दो तीन पर्पस के होते हैं। एक तो होता है जब डीपीआर किसी कंपनी को, मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, डेवलपर है, उसको अपनी कंपनी में बोर्ड से अप्रूवल लेना है कि मैं इस प्रोजेक्ट में जाना चाहता हूँ, जी। इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, रिसोर्सेज लगाना चाहता हूँ, तो हम्म। इंटरनल इक्विटी इन्फ्यूजन उसको करना है। जी। तो उसके लिए अपनी कंपनी से वो अप्रूवल के लिए वो वहां पे जाता है। सो वन पर्पस इज दैट। सेकंड पर्पस होता है उसका बैंकेबल डीपीआर बनवाने का, कि मैं बैंक में जाके डेप्ट रेज करना चाहता हूँ फाइनेंशियल क्लोजर के लिए। तो अगर ये दोनों में से कोई भी पर्पस होता है तो हमको वहां पे डिटेलिंग करना पड़ती है, यानी बेसिक इंजीनियरिंग करना पड़ती है, बिल ऑफ मटेरियल प्रिसाइज निकालना पड़ता है, कॉस्टिंग प्रिसाइज निकालना पड़ती है। राइट। हाँ। तो इस केस में हम जो सप्लायर्स हैं, प्रोडक्ट सप्लायर्स हैं, उनके एक वेंडर के बैकअप कोट लेके हम उनको एक कॉस्टिंग बताते हैं। ओके, ऑल तो राइट। इस पर्पस के लिए। पर अगर मान लीजिए ये पर्पस नहीं है, सिर्फ किसी का ये है कि सर एक हमको काम शुरू करना, उसके लिए आप एक हमको एक थंब रूल एक बना के दे दो, राइट। जहां हाँ। पे मैं मार्केट वैलिडेशन नहीं करता हूं। मार्केट वैल्यूएशन का मतलब ये है कि मैं अगर लिख रहा हूं कि मैं 350 वॉट पीक का या 550 वॉट पीक का ये वाला मॉडल यूज करूंगा, राइट। हाँ। तो मैं अपनी एक एक्सपीरियंस बेस्ड, मेरे पास जो प्राइस है कि मैं 30 रुपए पर वॉट पीक अगर प्राइस है तो मैंने उस प्राइस से चल दिया। पर हम्म। अगर मुझे बैंकेबल डीपीआर बनाना तो मैं बैकअप कोड लेने जाऊंगा, जिस भी मेक से मैं बात करूं उससे बोलूं कि मेरे को बजटरी एस्टिमेट आप कोड दो। वो मेरे को बोलता है अगर 28 रुपये 50 पैसे तो 28 रुपये 50 पैसे कंसिडर। सो बैंकेबल डीपीआर की कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती हाँ, थोड़ी है ना, क्योंकि आपको मार्केट में रिसर्च करनी पड़ेगी कि 2-3 लोगों की कॉस्टिंग लेनी पड़ेगी, तब कॉस्टिंग जाके लेनी पड़ेगी। बिकम्स अ हाँ, बैंकेबल डीपीआर। सो मतलब अगर right। नॉर्मल डीपीआर फीजिबिलिटी स्टडी के बाद अगर नॉर्मल डीपीआर 10 में बन रही है, प्री फीजिबिलिटी 50,000 में, डीपीआर फीजिबिलिटी 5 लाख में, एंड डीपीआर 10 लाख में बन रही है, तो अगर बैंकेबल डीपीआर बनानी है फाइनेंशियल कैलकुलेशन के साथ, बिकॉज देयर इज एडिशनल एफर्ट, तो हो सकता है वो 15 लाख की पड़ जाए, मतलब देखिए बैंक ऐसे। क्या करता है, बैंक आपके हर डेटा को चैलेंज करता है, राइट। हाँ। आपकी कॉस्ट को चैलेंज करेगा। तो आपको स्टैब्लिश करना होता है कि मैंने ये कॉस्ट लिया, इस बेसिस पे लिया है, राइट। हाँ। ये बैकअप कोड के हिसाब से लिया है मैंने। ओके। वो आपको स्टैब्लिश करना होता है वहां पे। ओके। दूसरा, वो फिर जितनी भी आप जनरेशन के सिनेरियोज हैं, आप जैसे मान लीजिए मैंने डीपीआर बनाना है, तो मैं नासा का या मीटियोनॉम का या किसी का भी एक फ्री डेटा वेदर का लेके एक्स्ट्रापोलेट करके जनरेशन प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। राइट। राइट। हाँ। पर जब बैंकेबल में जाऊंगा मैं, तो मेरे को वेदर डेटा प्रोक्योर करना पड़ेगा साइट। वो बोलेंगे मेरे को प्रोक्योर किया हुआ स्पेसिफिक साइट के हिसाब से आप डाटा दीजिए मुझे, राइट। ओके। तभी मैं उस प्रिडिक्शन की वैलिडिटी को मानता हूं। करेक्ट। हाँ। क्योंकि नॉर्मल अगर मैं डेटा लेता हूँ, ओपन सोर्स वाला डेटा लेता हूं, तो मुझे अजमेर का डेटा चाहिए, वो अजमेर के 100 किलोमीटर के रेडियस का डेटा कहीं का भी दे सकता है मुझे, वेदर हाँ। स्टेशन का। बिल्कुल बट बिल्कुल। अगर मैं बैंक हूं, मुझे इन्वेस्ट करना वहां पे, तो मैं बोलूंगा मेरे को अजमेर का ही डेटा ला के दो। तो मुझे फिर प्रोक्योर करना पड़ता है डेटा, तो वो डेटा की कॉस्ट होती है 1-2 लाख रुपए, डेटा की कॉस्ट होती है वेदर डेटा परचेस करने की। करेक्ट 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 तो वो डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी कॉस्ट ऐड होती जाती है। अब ये तो एंटिटी हो गई एक तरह से, सबके लिए ये हो गया। लेकिन गवर्नमेंट में इशू ये है कि वो टेंडरिंग प्रोसेस में जाते हैं सारे के सारे, कि भाई ये सारी चीजें आप बना भी देंगे, फिर भी RFPO, RFQ, RFS, RFP, ये सारे वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। तो क्योंकि आपने इतने सारे RFP, RFQ सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए बनाए हैं, तो स्मार्ट सिटी, क्योंकि मैं मुझे पता चला कि आपने स्मार्ट सिटी के लिए भी RFP, RFQ बनाया है, और राजस्थान में मेरे ख्याल से, और आपने और भी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए भी काम करा है। तो ये RFP, RFQ, ये सब ये होता क्या है, और इसका थोड़ा इसका इंपॉर्टेंस क्यों, ये जरूरत है क्या, सीधे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डीपीआर बना के प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकती, RFP की क्या जरूरत है, वाई, एंड उसके थोड़ी डिटेल्स की जानकारी दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर किसी भी सोलर प्रोजेक्ट लगाता है तो वो दो मोड में लगाता है। एक तो ये है कि गवर्नमेंट अपना खुद का पूरा पैसा इन्वेस्ट करेगा, और उसके बाद में ठेकेदार को ढूंढेगा कि तुम आके लगा दो। सो दैट इज अ कैपेक्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। या दूसरा ये होगा कि वो बोलेगा कि मैं आपसे एनर्जी खरीदूंगा, तो आप डेवलपर मेरे को ढूंढ के दो, और डेवलपर बोलेगा कि मैं आपको एनर्जी 3 रुपए में बेचूंगा, 4 रुपए में बेचूंगा, 3 रुपए 20 पैसे में बेचूंगा, या मैं आज 3 रुपए में दूंगा, कल 3.5 में दूंगा, परसों 4 रुपए में दूंगा, जो भी है। तो राइट। वो एनर्जी सेल का एग्रीमेंट करता है, पावर परचेज एग्रीमेंट करता है। तो ओपेक्स बेस्ड, रेवेन्यू बेस्ड टाइप का बिडिंग हो गया उसमें।
तो गवर्नमेंट जब किसी प्रोजेक्ट को लाता है तो इन दोनों तीनों प्रकार में से या इनके कॉम्बिनेशन वाले प्रकार में से रिवर्स ऑप्शन के साथ में इस टाइप से वो बिडिंग को लेके आता है। तो गवर्नमेंट में क्या है कि आपकी चूंकि पब्लिक मनी है तो आपको वो देखना है कि मैं जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट कर रहा हूँ हर पैसे का रियल यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी के साथ में कर रहा हूँ, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही। तो आपको वो कोई भी जो परचेज है उसको पब्लिसाइज करना है, नोटिस इनवाइट करना है लोगों को कि जिससे सब लोग जो भी उसमें सर्विस देते हैं या उनको जानकारी मिले वो पार्टिसिपेट कर पाए। तो राइट। ये गवर्नमेंट का एस्पेक्ट जब होता है तब आपको परचेस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तो जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली राजस्थान में भी काम करने की, हरियाणा में काम करने की, यूपी में काम करने की, सेंट्रल गवर्नमेंट के पीडब्ल्यूडी के साथ भी काम करने, तो अलग अलग जगह की अलग अलग परचेज नॉर्म्स हैं, उनकी एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, आपको उसको अबाइड करना होता है, उस स्टेट के हिसाब से या उस एंटिटी के हिसाब से उसको अबाइड करना होता है। तो आरएफएस यानी रिक्वेस्ट फॉर सिलेक्शन, आरएफपी रिक्वेस्ट फॉर प्रोक्योरमेंट, तो या आरएफक्यू रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड यूज होते हैं अलग अलग पॉलिसीज के हिसाब से। और नॉर्मली सिलेक्शन वर्ड यूजर जब आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर या डेवलपर को सिलेक्ट करना है, और कोटेशन आप तब मांगते हैं जब आपको कुछ परचेस करना है। तो ये आती हैं, तो इसमें अब गवर्नमेंट के पास ये होता है कि ये एक टेंडर डॉक्यूमेंट बने जो बेसिस राइट। कॉन्ट्रेक्चुअल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट हो बिटवीन गवर्नमेंट एंड दी सर्विस प्रोवाइडर या कॉन्ट्रैक्टर। तो मैं पहले एग्जांपल ले लेता हूं कि आपको एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना है जो आके आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट को लगा के दे। तो अब यहाँ पे आपको क्या होता है कि आप गवर्नमेंट एंटिटी तो आप देखते हैं कि सबसे लोएस्ट कॉस्ट में आपके पास अच्छे से अच्छा सिस्टम कौन लगा के दे। करेक्ट। हाँ हाँ। अब अगर लोएस्ट कॉस्ट आपका क्राइटेरिया है और आपने क्वालिटी का कंट्रोल अपने टेंडर में नहीं रखा, तो आपको सस्ता मिल जाएगा पर क्वालिटी नहीं मिलेगी, फिर आपका ऑडिट आएगा कि आपने सही चीज नहीं। तो इसीलिए टेंडर में आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, कॉमर्शियल स्पेसिफिकेशन ये सारे बनाने पड़ते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, इस स्पेसिफिकेशन साथ में चाहिए, मैं उसमें ये टेस्ट करूंगा, ये ऑडिट होंगे, तब मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। तो ये डॉक्यूमेंट हम बना के देते हैं गवर्नमेंट को कि आपके सर ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, ये कॉमर्शियल स्पेसिफिकेशन है उनके परचेज पॉलिसी के हिसाब से। जी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो मतलब जैसे आपने भी बोला कि क्वालिटी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या कमर्शियल स्पेसिफिकेशन आप बना रहे हैं उसमें व्हेन द प्रोजेक्ट इज हैंडेड ओवर, सो गवर्नमेंट को ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि ये उस स्पेसिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड कि थर्ड पार्टी ऑडिट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो अ कंसल्टेंट कैन डू थर्ड पार्टी ऑडिट ऑल्सो। Yes. एंड जैसे इफ हम हमारे थर्ड पास में, पार्टी। हाँ, जी बोलिए बोलिए। हाँ तो हमारे पास में थर्ड पार्टी ऑडिट का भी आते हैं असाइनमेंट्स आते हैं। जी। अब थर्ड पार्टी ऑडिट में कई बार हो सकता है कि हमने डीपीआर भी बनाया हो, हमने टेंडर भी बनाया हो, हम थर्ड पार्टी ऑडिट भी करें, पीएमसी भी हमारे पास हो। कई बार सिर्फ हम थर्ड पार्टी ऑडिट करते हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास में प्रीवियस कोई असाइनमेंट नहीं था, मेरे को सिंपल बोला कि थर्ड पार्टी ऑडिट करना है। थर्ड पार्टी ऑडिट में हम क्या करेंगे, अभी जो टेंडर आया था उस टेंडर के बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट असाइन हुआ उसकी टर्म्स के हिसाब से उसमें जो लिखा है, और उसके बाद में साइट पे या प्रोजेक्ट साइट पे क्या इंप्लीमेंट हुआ इसको हम वेरीफाई करेंगे। अगर उसमें लिखा था कि इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट है या नहीं। अगर उसमें लिखा था ये परफॉर्मेंस होना चाहिए तो उसका टेस्ट स्टैब्लिश करके देना चाहिए कि टेस्टिंग से ये हम परफॉर्मेंस स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो जो टेंडर में लिखा है टेक्निकल स्पेक्स में या कॉमर्शियल स्पेक्स में जो प्रोसीजर लिखी है, जो गाइडिंग प्रिंसिपल लिखे हैं, उसके हिसाब से आप उसको वेरीफाई करते हैं कि जो ऑन साइट प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहा है टेस्टिंग कमीशनिंग के पीरियड में, वो आप वेरीफाई करके और उसके आप रिपोर्ट देते हो कि मेरे हिसाब से आपने टेंडर में ये मांगा था, साइट पे ये है, ये ओके है, ये नॉट ओके, इसमें ये इंप्रूवमेंट चाहिए। ये आप अपनी रिपोर्ट थर्ड पार्टी ऑडिट करके दे देते। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर किसी को सोलर कंसल्टेंट बनना है या सोलर कंसल्टेंट क्या करता है, तो फर्स्ट चीज जो सोलर कंसल्टेंट है ही कैन बिकम अ बिड मैनेजर एंड ही कैन प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज टू द कंपनी, फर्स्ट स्टेज। सेकेंड, व्हाट ही कैन डू इज इन केस इट्स अ वेरी वेरी लार्ज कंपनी, सो फॉर अ स्मॉल कंपनी यूटिलिटी स्केल में कोई 10 मेगावाट का एक ही प्लांट लगा रहा है या छोटे, देयर इज नो फ्यूचर होराइजन, तो वो इट इज बेटर कि आप एक बिड कंसल्टेंट को हायर कर लीजिए और उसको दे दीजिए काम कि भाई हमारा जो बिड मैनेजमेंट एडवाइजरी सर्विसेज आप करिए। सेकेंडली, इफ देयर इज अ वेरी वेरी लार्ज कंपनी, इन दैट केस इट इज एडवाइजेबल टू क्रिएट अ बिड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। So then solar consultant will play a different role. He will, number one, he will do capacity building for you.
हायरिंग ऑफ अप्रोप्रिएट मैन पावर इंटीग्रिटी जिनके पास हो, एंड सेकेंडली ही विल गिव ट्रेनिंग टू दैट मैन पावर, एंड थर्डली ही विल डू हैंड होल्डिंग फॉर 2-3 years so that that manpower becomes competent as a department to take forward the company for next 20-30-40 years. तो second work हो जाता है creation and capacity building of bid management department. थर्ड जो इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है feasibility analysis. So if a person has a maybe land bank or he has a additional capital, and he wants to understand whether whatever land bank I am having or capital I am having can be utilized for the solar project. So it is important that you do feasibility analysis. So a solar consultant will provide you feasibility report, but then सीधे आप DPR में जाओगे तो it is costly affair. It is better that आप स्टॉप लॉस करें अपना और पहले प्री फिजिबिलिटी करा लें. सो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, जो भी इंफॉर्मेशन है आपके लैंड बैंक या कैपिटल की, वो प्रोवाइड कर दें एक सोलर कंसल्टेंट को. सोलर कंसल्टेंट मतलब एक 50,000 रुपीज में आपको अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है, विल गिव यू अ प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट कि वेदर यू शुड मूव फॉरवर्ड और नॉट. सेकेंड स्टेज में आपको लगे या प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट पॉजिटिव आए, देन यू गो फॉर फिजिबिलिटी रिपोर्ट. तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में क्योंकि साइट सर्वे होती है, साइट विजिट भी होती है, जॉइंट साइट इंस्पेक्शन भी होगा आपके साथ, एंड लॉट ऑफ थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड, सॉइल सर्वे की भी जरूरत पड़ सकती है, फिर व्हाट आर द नेचुरल कंडीशंस इन दैट प्लेस वो भी देख पाएंगे, फिर वो सब स्टेशन पास में है कि नहीं है, और उस स्टेट गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आ जाए. तो वो फ्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट अराउंड 5 लाख के आसपास आपको मिल जाएगी पर प्रोजेक्ट. इससे क्या होगा कि प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनने के बाद जब आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि माय सोलर प्रोजेक्ट इज वायबल, देन थर्ड स्टेज में यू कैन आस्क द सोलर कंसल्टेंट कि भाई आप एक काम करिए, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, डीपीआर जिसको बोलते हैं. डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जैसे जैन साहब ने बताया कि ये 15-20 चीजें हैं वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आती हैं. सो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप क्लियर हो जाएंगे कि भाई आपको सोलर प्लांट अगर लगेगा तो कैसा लगेगा. लेकिन इसमें एक चीज याद रखने वाली बात है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बैंकेबल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए आपको कि नॉर्मल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए. अगर आपके पास पहले से फंडिंग है, आपको उसको नहीं किसी को देना है, तो ठीक है आप नॉर्मल डीपीआर बनवा सकते हैं. लेकिन अगर आपको बैंकेबल डिटेल डीपीआर चाहिए तो उसमें थोड़ा सा एडिशनल खर्चा आएगा. अगर डीपीआर में 10 लाख लग रहे हैं तो बैंकेबल डीपीआर में आपको 15 लाख के अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट में आप डिटेल्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं. बैंकेबल डीपीआर का बेनिफिट जो मुझे लगता है वो ये होता है कि आप बैंक्स के पास जा करके 70% लोन भी ले सकते हैं, एंड इफ बैंक हैज एनी क्वेश्चंस then the solar consultant will also answer those questions and help you getting making that project bankable. लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का थोड़ा इशू अलग है. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में प्रॉब्लम ये है क्योंकि दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दे आर स्टेट, दे हैव टू वॉट एवर प्रोजेक्ट्स दे डू, इसमें दे हैव टू बी ओपन, दे हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, एंड दे हैव टू गिव अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन टू पार्टिसिपेट. करेक्ट. तो इसलिए वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स रिलीज करते हैं, जैसे आरएफपी, आरएफक्यू, आरएफएस. और जैसे जैन साहब हैं तो जो जैसे सोलर आपके स्मार्ट सिटीज हो गए या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स हो गए और भी कोई डिपार्टमेंट, कोई, बिकॉज आजकल तो हर डिपार्टमेंट अपना सोलराइजेशन कर रहा है. हर पीएसयू को करना है सर, अभी तो हर पीएसयू को करना है सोलराइजेशन. और अब तो थर्मल पावर प्लांट्स को सोलराइजेशन करना है. 40% आरजीओ आ रहा है. उस केस में आरएफपी, आरएफक्यू और आरएफएस कि में कोई गलती ना हो जाए. इट शुड बी परफेक्ट, फुल प्रूफ लीगली. मतलब द प्रोजेक्ट शुड बी बैंकेबल, इट शुड बी ट्रांजैक्शन रेडी, इट शुड बी रिस्क फ्री फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. तो उसके लिए भी आप जो कंसल्टेंट है, सोलर कंसल्टेंट, वो आपको ये सब मैनेज करने में हेल्प करेगा, रिलीज करने में हेल्प करेगा. सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग विच अ सोलर कंसल्टेंट कैन डू. अब जो फिफ्थ थिंग विच सोलर कंसल्टेंट कैन प्रोवाइड सर्विस इज विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्टी ऑडिट. सो अगर आरएफक्यू और आरएफपी से रिलेटेड अगर कोई प्रोजेक्ट बन गया है एंड उसमें टेस्टिंग चल रही है, चार्जिंग चल रही है, सीओडी, तो सीओडी और टेस्टिंग के बीच में इट इज इंपॉर्टेंट दैट थर्ड पार्टी ऑडिट हो जाए टू सेफगार्ड द गवर्नमेंट कंपनी, so that it should be clear to the government company कि जो भी हमने पैरामीटर्स, टेक्निकल पैरामीटर्स या कमर्शियल पैरामीटर्स आरएफक्यू में दिए थे या डीपीआर रिपोर्ट में कुछ भी लिखा है, that has been complied by solar developer. Yeah. So ये भी काम जो है ये सोलर कंसल्टेंट कर सकता है. So
अब जैन साहब ये बताओ कि ये जो अपन ने, एक तो हमने ले लिया बिड मैनेजर, दूसरा ले लिया बिड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट क्रिएट करना, थर्ड हमने ले लिया फीजिबिलिटी एनालिसिस, प्री फीजिबिलिटी, फीजिबिलिटी ले लिया, फोर्थ हमने ले लिया डीपीआर बनाना, फिफ्थ हमने ले लिया कि आरएफपी आरएफक्यू में हेल्प करना गवर्नमेंट की, और सिक्स हमने ले लिया थर्ड पार्टी ऑडिट करना। ठीक है। अब ये तो बहुत जब तक आपका 5-10 साल का एक्सपीरियंस ना हो जाए, इट इज बेटर टू टेक अ एक्सपीरियंस पर्सन फॉर दीज असाइनमेंट्स। एंड अगर नया कंसल्टेंट बनना चाहता है, इट इज बेटर कि जो जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो, पहले आप उसको ज्वाइन कर लें, सो दैट आपकी थोड़ी ट्रेनिंग हो जाए। जब आपका 3-4 साल की ट्रेनिंग हो जाए, क्योंकि दीज प्रोजेक्ट्स आर वेरी लॉन्ग प्रोजेक्ट्स, 25 years तक लाइफ साइकिल होती है। सो इवन एनी कंपनी, एनी बिग कंपनी विल प्रिफर एक्सपीरियंस पर्सन, जैसे सर ने 3 डेकेड से उस काम को किया गया है। तो अगर आप इन एरियाज में सोलर कंसल्टेंट बनना चाहते हो, तो बेटर है कि आप पहले सर्च कर लें और वहां पे इंटर्नशिप करें, या फिर उसमें प्रॉपर जॉब करें उनके साथ में असिस्टेंस में। एंड देन आफ्टर 3-4 years देन यू टेक ओवर योर इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी, क्योंकि काम की कमी नहीं है। इंडिया में भी काम की कमी नहीं है, और पूरे वर्ल्ड में काम की कमी नहीं है। सारे सोलर कंसल्टेंट के लिए अगले 20 साल तक काम अवेलेबल है। तो कोई, इट इज कोलैबोरेशन, इट इज नॉट कंपटीशन एज ऑफ नाउ। 20 साल बाद अगर कोई बोलेगा मुझे, देन आई विल से इट इज कंपटीशन, बट अभी 20 साल तक कोई सर कंपटीशन नहीं। 20 साल बाद पता नहीं हम रहेंगे या रोबोट करेंगे ये काम या एआई करेंगे ये काम। करेक्ट। तो सर मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये तो बड़ी बड़ी चीजें हमने डिस्कस कर ली, 6 चीजें जो करता है सोलर कंसल्टेंट। आप मुझे कोई 5-6 छोटी चीजें बता दीजिए जो एक फ्रेश इंजीनियर एज अ सोलर कंसल्टेंट सर्विसेज दे सकता है इंडिपेंडेंटली, क्योंकि आजकल जो नए इंजीनियर्स हैं वहां पे गिग इकोनॉमी है। They prefer कि instead of going and working in some company, I want to independently maybe set up I want to do some activity independently sitting in my house or in my home base. एंड जो सिटीज हैं, जो स्टेट कैपिटल्स हैं एंड डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं, वहां पे बहुत सारे लोग ऐसा करना चाहते हैं। कौन सी 4-5 चीजें एज अ सोलर कंसल्टेंट इन देयर रिस्पेक्टिव सिटीज, सो जैसे रायपुर, भुवनेश्वर, भोपाल, लखनऊ में करना चाहते, तो क्या क्या कर सकते हैं एज अ सोलर कंसल्टेंट? देखिए, यहाँ इसके मैं दो हिस्से में आपको आंसर। जी। एक होता है जहां पे एक्सपीरियंस बेस्ड कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग होती जी। है, उसको तो आप एक्सपीरियंस के बेस पे ही बिल्ड कर सकते हो। तो जैसे आपने कहा कि किसी के साथ आप काम करो, सीखो, उसके बाद में आप आगे बढ़ो। बट जो बिना एक्सपीरियंस के आप शुरुआती तौर पे कर सकते हो वो है बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज। आपके अपने कॉन्टैक्ट्स के पास जाके आप बिजनेस ला सकते हो किसी बड़ी फॉर्म के लिए, किसी बड़े सेटअप के लिए, और आप उससे सक्सेस फी चार्ज कर सकते हो। मान लीजिए राज सर आपके साथ में आपका भांजा भतीजा कोई आपके पास आता है कि पापा, चाचा, मैं आपको एक सोलर लगवा के देता हूँ, और मैं जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो ये बड़ी बड़ी ये कंपनी है, एसएसआर कंपनी है। तो विथ हिज रिलेशनशिप और वो आपके साथ में आके बिजनेस क्लोज कर सकता है। एक्सीलेंट सर। हाँ। अब उसमें उसको जो बड़ी कंपनी है वहां पे उसका एम्प्लॉय नहीं होके वो उसको सक्सेस फी ले सकता है। तो नॉर्मली आधा परसेंट 1% के आसपास में उसको सक्सेस फी मिल सकता है बिजनेस एक्वायर करने के। एक्सीलेंट। हाँ। तो मान लीजिए आपने साल में एक 5 प्रोजेक्ट क्लोज करे और छोटे बड़े मिला के आपने करीब 50 लाख का प्रोजेक्ट क्लोज किया, तो उसका 1% आपके पास में आ गया। तो दिस इज व्हाट यू कैन स्टार्ट। बट एक्सपीरियंस बेस्ड चीजें, जैसे मैं आपको बोल के आप डिजाइन कर लो, आपको जब डिजाइन आपने सीखा नहीं तो आप कर नहीं सकते हो, इंजीनियरिंग आप कर नहीं सकते हो, डीपीआर आप बिना सीखे कर नहीं सकते हो। तो ये सारी स्किल आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके कर सकते हो, पर एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट में आपको एक क्लासरूम स्टडी मिलती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम मिलता है। तो आपको कहीं ना कहीं जाके इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको गेन करने पड़ेगा, 2 साल 3 साल मिनिमम। तब आप थोड़ा सा एक सेंस बना पाओगे, अपने आप में कॉन्फिडेंस बना पाओगे। तो जो इजी काम है वो ये है जहां पे आपकी स्किल, जो पर्सनल स्किल पे, आप रिलेशनशिप स्किल पे काम कर सकते हो, वो है बिजनेस एक्विजिशन। आप मॉड्यूल बेचना है या ट्रेडिंग करना है या ये करना है, ये सब आप काम कर सकते हो। और जब आप धीरे धीरे ये काम करते हो, जिन बड़ी कंपनी के साथ काम करते हो उनके प्रोजेक्ट फिर आप लगवाते हो, तो जब साइट पर लग रहे हैं तो आप देखो साइट में खड़े होके आप उस प्रोसेस में सीखते हो।
कि छतों पे अगर मान लीजिए किसी का 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट सिस्टम लग रहा है, तो फिर आप देखोगे अच्छा ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो 2 एक साल में आप उसको सीखते हो, फिर धीरे धीरे उसको आप एक्वायर करते हो। तो छोटे शहर में जो लोग हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि किसी डीलर के साथ में, बड़ी कंपनी के किसी बड़ी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ में आप ऐसे जुड़ो, उनको आप लीड ला के दो, उनके साथ में आप कन्वर्शन करो, क्लोजर करो अपॉर्चुनिटी का, और सक्सेसफुल हो। ½ परसेंट, Excellent. 1%, जो भी आपका मतलब कंपनी के टर्म्स है उस हिसाब से। सो दिस व्हाट यू कैन डू। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल करना है तो कहीं ना कहीं 2 3 साल का आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए। दैट्स व्हाट आई विल सजेस्ट। एक्सीलेंट। तो सर की बात को मैं समराइज करूंगा। सर, जो मुझे समझ में आ रहा है आपको, वो है, सर बोल रहे हैं हैप्पी लर्निंग, हैप्पी नेटवर्किंग एंड कीप शाइनिंग। हैप्पी लर्निंग का मतलब है, सर का ये कहना है कि पहले जितनी इंफॉर्मेशन आप किसी चीज के बारे में ले सकते हो, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे आप कोई कोर्स कर रहे हो, कोई आपने ज्वाइन कर लिया सोलर का कोर्स, या फिर तो आप जो आप पढ़ सकते हो जहां जहां से, चाहे यूट्यूब से आपने इंफॉर्मेशन ले लिया, किताबों से इंफॉर्मेशन, लर्निंग फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टार्टिंग एनीथिंग इज लर्निंग। सो अगर आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हो, तो आप जितनी किताबें सोलर के बारे में पढ़ सकते हो प्लीज पढ़ लीजिए आप। नंबर वन। सेकेंड इज हैप्पी नेटवर्किंग। तो सर ने जो बोली सक्सेस फीस के बारे में, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप अगर लखनऊ में हो, भोपाल में हो, या भुवनेश्वर में हो, तो जितना आप नेटवर्क कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज की, किसी को रूफटॉप सोलर लगाना है, किसी को ग्राउंड माउंटेड लगाना है, किसी को कैप्टिव पावर प्लांट लगाना है। अब क्योंकि आपने थोड़ी लर्निंग करी है, तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपके पास है कम्युनिकेट करने की, तो आप हैप्पी नेटवर्किंग, दो लेवल पे आपको नेटवर्किंग करनी है। एक तो कंज्यूमर कस्टमर लेवल पे आइडेंटिफाई करना है, और दूसरा कंपनी एंड कंसल्टेंट लेवल पे। सो कंपनी एंड कंसल्टेंट लेवल पे आप नेटवर्क करो, जो सोलर कंपनीज है, सोलर कंसल्टेंट है, कि भाई कौन कौन काम कर सकता है। और इंडिविजुअल लेवल पे आप नेटवर्किंग करो, जहां पे आप ट्रस्ट बिल्डिंग करो, जो जो लोकल कंपनीज जो लगवाना चाहती है सोलर प्लांट या रूफटॉप लगवाना चाहती है, एंड देन यू कनेक्ट बोथ ऑफ देम। So when you करेक्ट। connect both of them, two things happen. One is you will get some success fee, be clear as a professional. And second, when the plant जब वो लगेगा, तो आप उसमें वहां पे प्रेजेंट रहोगे टू सी व्हाट इज बीइंग डन। सो वो करेक्ट। एक वर्चुअस साइकिल बन जाएगी आपके लिए, कि भाई आपने सक्सेस फीस भी ले ली, और आपकी एक बिना ज्वाइन करे किसी कंपनी को आपको एक ट्रेनिंग भी मिल गई। हाँ। तो हैप्पी लर्निंग, हैप्पी नेटवर्किंग, थर्ड मैंने बोला कीप शाइनिंग, यू विल शाइन। you you परफेक्ट। you will get a result which you want to be, and then धीरे 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 जो सर ने 6 पॉइंट्स बताए हैं सोलर कंसल्टेंट की, देन आफ्टर मे बी 2 3 4 years you will get that capacity and confidence कि then you can reach the level of all the consultants। एक और नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, क्योंकि 25 लाख एकड़ जमीन एक्वायर होने वाली है अक्रॉस इंडिया। अक्रॉस। और अगर आप किसी फैमिली से हो, लैंड ओनर की फैमिली से हो जिसके पास जमीन है, तो अगर आप अपने स्टेट का लैंड लॉज अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि हमारा एक कोर्स भी है लैंड एक्विजिशन का, सोलर लैंड एक्विजिशन का, जो सर पूरा सोलर लैंड एक्विजिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से नामंत्रण कैसे कराना है लैंड का, फिर कंपनी कैसे एक्वायर करती है सोलर लैंड को, उसमें ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट लैंड की कैसे बनानी है, इसका पूरा एक कोर्स हमारे फाउंडेशन ने, डॉक्टर गोपाल एनर्जी फाउंडेशन ने रखा है। तो वो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। वो कोर्स आप कर लोगे तो आप अगर लैंड के बारे में, अपनी लैंड के बारे में अच्छे से जान सकते हो, देन यू कैन बिकम अ लैंड एग्रीगेटर। लैंड एग्रीगेटर इज ऑल्सो लाइक अ सोलर कंसल्टेंट, क्योंकि आप करेक्ट। अगर सोलर कंपनी के लिए लैंड एक्विजिशन कर रहे हो, तो उसमें भी आपको फीस मिलेगी, कमीशन मिलेगा। और जब लैंड में जब लगेगा, तब आप, because you have network with the company, you can be present and see what they are doing. They can assign you other works like security of that land, or काफी चीजें, हाँ, O&M मिल सकता है आपको, O&M सर्विसेज कर सकते हो आप। O&M तो सर, वंडरफुल। हाँ सर, तो O&M मिल सकता है। तो इस तरह से भी आप आगे बढ़ सकते हो। सो हमने 2 चीजें और ऐड कर दी हैं इसमें, तो 6 चीजें तो सर ने बताई, तो मैं रिपीट करता हूं। फर्स्ट, as a what solar consultants do. Number one, bid. They are bid manager, bid advisory services. Second, they do bid management department को अगर create करना है तो वो कर सकते हैं। Third, feasibility analysis कर सकते हैं, pre feasibility और feasibility 2 parts में। Fourth, they can provide you DPR, detailed project report। detailed project report भी एक normal detailed project report है, एक bankable detailed project report है, depending on the requirement। Fifth, गवर्नमेंट एंटिटीज को स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, टेंडरिंग की, आरएफपी की, आरएफक्यू की, बाकी भी रिक्वायरमेंट होती है, पर गवर्नमेंट के लिए स्पेशल है, तो ये इसकी कंसल्टेंसी भी सोलर कंसल्टेंट देते हैं। सिक्स, थर्ड पार्टी ऑडिट की भी रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट को,
तो गवर्नमेंट एंटिटीज को थर्ड पार्टी ऑडिट भी देते हैं। सेवेंथ जो बहुत बोला, एक आप अगर नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो अगर आपने स्टार्ट कर रहे हैं अपना सोलर कंसल्टेंसी का बिजनेस, तो आप एक सक्सेस फीस चार्ज कर सकते हैं। सो यू हैव टू डू नेटवर्किंग, जितने भी सोलर कंसल्टेंट है प्लस सोलर कंपनी से नेटवर्क लिए, फिर लोकल कंपनीज जो रिक्वायर्ड, जिनको रिक्वायरमेंट है, उनसे आप नेटवर्क रखिए, उसमें आप सक्सेस फीस मिल जाएंगी। और सेवेंथ, लैंड एक्विजिशन में आप लैंड एग्रीगेटर बन सकते हैं, पर उसके लिए भी आपको हैप्पी लर्निंग, हैप्पी नेटवर्किंग, कीप शाइनिंग, ये स्टेप, जो 3 स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इम्पोर्टेंट। तो सर, आप कुछ और कुछ जानकारी देना चाहते हैं जो आपको लगता है? मैं कुछ 2-3 चीजें और ऐड करूंगा कि ये तो जो है ये मोस्ट विजिबल चीजें हैं, पर इसके अलावा टेक्निकल सर्विसेज भी होती हैं। तो जो भी डिजाइन इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, सिविल की सर्विसेज हैं, मैकेनिकल स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग है, आप ऑटोकेड डिजाइन करते हैं, और टेस्टिंग आप ग्राउंड पे करते हैं, इंस्टॉलेशन इंजीनियर है, साइट इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज हैं। तो ये सारी प्रोफेशनल सर्विसेज भी हम पीएमसी में, डिजाइन इंजीनियरिंग पैकेजेस में, ये सब भी हम ऑफर करते हैं। पर यहाँ भी जो यंग जनरेशन है वो हमारे साथ आती है। मोस्टली हम जैसे कंसल्टेंट के पास में क्या होता है कि जो यंग एस्पायरिंग इंजीनियर्स होते हैं, दे कम विद अस, वो 2-3 साल की जर्नी हमारे साथ रखते हैं, सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिविटी जहां पे वो हमारे साथ में डिजाइन इंजीनियरिंग सीख सकते हैं, हमारे साथ में बाकी और चीजें सीख सकते हैं, साइट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंस्टॉलेशन सर्विसेज, कमीशनिंग सर्विसेज, टेस्टिंग सर्विसेज, ये सीख सकते हैं। ये पीएमसी में ये सारी चीजें आती हैं क्या जो आप बता रहे हैं? पीएमसी में हाँ, ये सब चीजें भी आती प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में ये जो आपने सारी बताई, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में क्या क्या आता है सर? आप रिपीट करिए ना, एक बार बताइए क्या क्या हैं। आता देखिए, है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और ओई यानी ओनर्स इंजीनियर, दो अलग अलग पैकेज भी हो सकते हैं या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जी तो ओनर्स इंजीनियर में क्या होगा कि डिजाइन इंजीनियरिंग सर्विसेज पूरी आ जाएंगी, यानी आपके सारी डिजाइन या आपका कॉन्ट्रैक्टर डिजाइन बनाकर इधर उसका वेटिंग करना, उसके हिसाब से काम कराना, वहां पे आ जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपका आ जाएगा कि साइट पे जो एक्टिविटीज होनी है उसकी पूरी प्लानिंग, उसको देखना कि कौन सी चीजें कब होनी चाहिए, कहाँ पे होनी चाहिए, उसके क्लियरेंसेस, अप्रूवल्स, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, आपका सारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसका ट्रैकिंग करना, टीम मैनेजमेंट है आपका, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, और कैपिटल अगर आपका है, फंड मैनेजमेंट है, रिपोर्ट्स हैं आपकी, तो ये सारे स्टेक होल्डर एंगेजमेंट्स है, रिस्क मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट की एक्टिविटीज है। ये मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज है विच इज ब्रेन एंड एक्सपीरियंस बेस्ड। जी ये सारा पीएमसी में कवर होता है। और पीएमसी में आप थर्ड पार्टी ऑडिट के पहले अपनी खुद की इंटरनल टेस्टिंग भी करते हो, तो उसको भी, वो सब भी आपकी पीएमसी में कवर हो जाती है कि फैक्ट्री में जाके आप प्रोडक्ट को टेस्ट करते हो, लगने के बाद आप टेस्ट करते हो, उसके बाद आप कॉन्फिडेंस होते हो, फिर आप किसी को बोलते हो कि हाँ मेरे को थर्ड पार्टी टेस्ट करो, मेरा सिस्टम बिल्कुल सही है। तो ये सब एक्टिविटीज भी आप अपने अपने जो एम्प्लॉयर है, जो आपके, जिसने आपको एंगेज किया, उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए ये सब भी आप पीएमसी में करते हैं एक्टिविटीज को। ओके, पर पीएमसी जो आएगी वो आपके सीओडी के बाद आएगी पीएमसी? नहीं, पीएमसी आती है आपका डीपीआर के बाद, यानी डीपीआर के बाद में आपका फाइनेंशियल क्लोजर होगा और आपको आप काम शुरू करना है। नहीं, तो डीपीआर यानी से फाइनेंशियल क्लोजर जो वही सेम कंसल्टेंट करेगा, किसी और को भी एंगेज करना पड़ेगा, किसी ये चार्टर्ड? जरूरी नहीं है कि एक ही कंसल्टेंट हो, अलग अलग कंसल्टेंट हो सकते हैं या एक ही कंसल्टिंग हाउस भी हो सकता है। अच्छा। तो जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट में होता है, तो हम अगर मान गवर्नमेंट को दे रहे तो हम टेंडर भी हम बनाएंगे, डीपीआर भी हम बनाएंगे, जी और प्री फिजिबिलिटी तो ऑब्वियसली आप डीपीआर के पहले करोगे गवर्नमेंट में, उसके बाद में पीएमसी भी आपको करनी है, और पीएमसी के बाद में जब डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 6 महीने के, 8 महीने का ओएनएम का, वो भी आपको रहना है। सो यू आर एंगेज फॉर 2 years, और उसमें एक के बाद एक के बाद सीक्वेंस में आपकी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। अच्छा, ओके। सो मान प्रोजेक्ट, लीजिए जी जी बोलिए। मान लीजिए कोई 500 मेगावाट या 600 मेगावाट का सोलर पार्क है, और उसके आप पीएमसी कंसल्टेंट, तो ये सारी एक्टिविटी स्टार्ट टू एंड तक आप चलेंगे, यानी आप साथ शुरू के सर्वे कराने, आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट करानी, डीपीआर करना, उसके बाद में आपको आरएफपी करना है, कंसल्टेंट के बाद में आपको कॉन्ट्रैक्टर एंगेज करना है, इंस्टॉलर्स एंगेज करना है, फिर मटेरियल आपको प्रोक्योर करवाना है, फिर उसका मटेरियल इंस्पेक्शन कराना है, फिर साइट में इंस्टॉल कराना है, पीएमसी होने के बाद में आपका, सॉरी, इंस्टॉल होने के बाद में आपको टेस्टिंग करानी है, थर्ड पार्टी ऑडिट कराना है, सारे आपको अप्रूवल्स कराने हैं, बैंक से आपको लोन अगर डिसबर्स कराना है वो कराना है। तो ये जितनी एंगेजमेंट एक्टिविटीज है ये सब चलती हैं, तब जाके आप सीओडी पे पहुंचते हो। सीओडी के बाद में आप जो परफॉर्मेंस है उसको आपको स्टैब्लिश करके 6 महीने दिखाना है, या 1 साल का है तो उतने पीरियड तक,
तो आपकी कंसल्टिंग एक्टिविटीज तब तक चलती है, तब जाके वो क्लाइंट हैंडओवर लेता है कॉन्ट्रैक्टर से, तब आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होता है वहां पे। तो ये ऐसा कह सकते हैं जैसे कोई बहुत लार्ज पीएसयू है, हाँ, उसको कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो सबसे पहले वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को अपॉइंट करता है। करेक्ट। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट ये तो बिडिंग के लिए कंसल्टेंसी ले सकता है, फिर उसके बाद बिड मैनेजमेंट जो भी फिजिबिलिटी एनालिसिस करवाएगा, फिर उसका डीपीआर बनवाएगा, फिर उसके बाद आरएफपी आरएफ क्यू में अगर कंसल्टेंट अपॉइंट करना है, थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए कंसल्टेंट अपॉइंट करना है, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट कुछ काम खुद करेगा और कुछ काम उसको किसी को असाइन करने के लिए, आउटसोर्स करने के लिए करेक्ट। जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोवाइड करेगा, इस तरह अब से। जैसे मैं बताऊं, अभी रिसेंटली हम लोग कुछ फ्लोटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, 100 मेगावाट के, 500 मेगावाट के, 10 मेगावाट के, इनके हम कुछ कर रहे हैं उसमें। जी। तो फ्लोटिंग में क्या है कि आपको एडिशनल कैपेसिटीज और चाहिए। आपको वाटर समझना है, सेगमेंटेशन समझना है, सेडिमेंटेशन समझना है, आप बाथमेट्री सर्वे करने हैं, आपके कई और चीजें करनी है। तो यहाँ पे हम दूसरे एक्सपर्ट्स को भी एंगेज करते हैं जो इस प्रोजेक्ट के, इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं राइट। फ्लोटिंग सोलर में। तो अब इसमें हमारा एंगेजमेंट कैसा होता है कि आप एक पीएमसी का टेंडर आता है आपके पास में, उसको आप बिड करते हो और उसको आप वन करते हो। तो आपको मान लो एग्जाम्पल के 4 करोड़ रुपए का आपने कंसल्टिंग का टेंडर आपको मिल गया। जी। So this will be for your team deployment to the project for about 2 years time, जहां पे आप उसकी सर्वे कराएंगे, फिजिबिलिटी एनालिसिस कराएंगे, फिर डीपीआर बनाएंगे, फाइनेंशियल क्लोजर कराएंगे, उसके बाद में आरएफपीज बनाएंगे, प्रोक्यूरमेंट कराएंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट एंगेज करेंगे, उनका परफॉर्मेंस, उनका साइट पे मैनेजमेंट आप करेंगे, साइट मैनेजमेंट के बाद में उनके बिल्स को पास करवाना, उनके सब काम आप करोगे। और उसके बाद में जब लग गया इंस्टॉलेशन, उसकी टेस्टिंग का रिव्यू, उसका कमीशनिंग, उसके बाद में O&M, तो एंड टू एंड आपको पूरा पैकेज ही मिलता है कंसल्टेंसी में, या आपको छोटे छोटे कंसल्टिंग के अवार्ड्स भी हो सकते हैं। राइट, एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। बड़ा इंटेंस डिस्कशन था सर, और थैंक यू। इसमें मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए इतनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मतलब आप ही दे सकते हैं सर, विद सो मेनी 330 years ऑफ एक्सपीरियंस, कि मतलब अंडरस्टैंडिंग कि पीएमसी का क्या रोल है, फिर बिड मैनेजर का क्या रोल है। दैट्स सुपर सर। तो मेरे को तो खुद अभी डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगेगा कि क्या नहीं क्या। नहीं सर, आपने बहुत बढ़िया समरी करा, मेरी जो भी बात थी आपने उसको परफेक्ट सेंस दिया। जी। So you are very good in picking the things and keeping in the right frame so that audience can understand better. So एक्सीलेंट सर, thank you. थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड सर लुक फॉरवर्ड। तो मेरी व्यूअर से रिक्वेस्ट ये है, सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट ये है कि आप जितने क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, एक तो जैन साहब का नंबर है, उनको भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछना है, इफ यू अलाउस। एंड अगर आपको कमेंट में जितने भी क्वेश्चंस हैं विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी कंसल्टेंसी, सोलर कंसल्टेंसी, और ये जो जो शब्द हमने बोले हैं, फिजिबिलिटी एनालिसिस, प्री फिजिबिलिटी एनालिसिस, डीपीआर, आरएफपी, आरएफक्यू, आरएफएस, थर्ड पार्टी ऑडिट, बिड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, और फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, सब आप कमेंट्स पे लिख देंगे। अगर कमेंट्स पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जैन साहब से कि उनको आंसर करें। अगर अगर बहुत डिटेल्ड आपके क्वेश्चन होंगे तो हम फिर सेकेंड पार्ट करेंगे विथ योर क्वेश्चंस एज टू व्हाट डू यू वांट टू नो। सो विद दिस, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी नेटवर्किंग, कीप शाइनिंग। सर थैंक यू सो मच Thank फॉर you, sir. ज्वाइनिंग द सेशन। हैव अ नाइस डे सर। Thank you, everybody.